तैयार है मेरे साथ, मतलब कुछ आसन्स वगैरह सीखने के लिए ट्राइमेस्टर वाइज। और कौन, मैं इंटरेक्टिव इसलिए कि कौन हमारे साथ ऐसे हैं जो मतलब प्रेग्नेंट है, तो उस हिसाब से भी हम चल सकते हैं। तो थोड़ा सा मुझे ये अगर मालूम चल जाए कि हाँ, तो अपना इलेक्ट्रॉनिक हेड रेज कर सकते हैं कि हाँ, आप प्रेगनेंसी के दौरान आप ये सब सुन रहे हो और कर रहे हो, या आप कंसीव करना चाहते हो, तो कौन इस टाइप से जुड़े हुए हैं, तो प्लीज रेज द हैंड। सो आई आइडेंटिफाइड व्हाट इज द, क्योंकि योगा आसना ट्राइमेस्टर वाइज होता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर एंड थर्ड ट्राइमेस्टर। ट्राइमेस्टर वाइज होने से क्या होता है कि अगर आप किस एज में हो उसके अकॉर्डिंग हमें वो आसनास लेने पड़ते हैं। ओके, कंसीव करना चाहते हैं तो आप काफी कुछ सुन चुके हैं 18 दिन की क्लासेस में। अब हमें क्या ध्यान रखना है कि कैसे आसनास करने चाहिए? कोई है इसमें जो मतलब किसी को प्रेगनेंसी है और वो यहाँ आया हुआ है, ज्वाइन करा है उसने, तो वो भी अपना हैंड रेस कर सकते हैं, सकते हैं कि भाई हम कौन से ट्राइमेस्टर में हैं, तो और इजी हो जाएगा मुझे फोकस करना। तो है तो प्लीज रेज योर हैंड्स, या ओनली सब कंसीव करने के हिसाब से आए हुए हैं? हाँ जी। ओके, कई जन है क्लास में। तो आप म्यूट है अल्पा जी। मैम कई जन है जो कंसीव कर चुके, ऑलरेडी प्रेग्नेंट है। और यहाँ पे शायद रीजन है या नहीं, पता नहीं। ओके, कोई बात नहीं। इट्स हाँ। ओके। तो देखो, फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है हमारा मतलब आपने योग पढ़ा है इतने दिन से, आप 18 दिन से आप प्रैक्टिस कर रहे हो कंसीव, और तो सबसे पहला क्या है, अष्टांग योग क्या है हमारे? यम नियम, जो सबसे पहली चीज है, यम नियम, यानी सत्य, अहिंसा, ये जो पांचों यम है हमारे, अपरिग्रह, कि ये यम, यम हमें क्या सिखाते हैं कि हमें किस तरह से अपने आप को रखना है प्रेगनेंसी के दौरान। अगर आप पांचों नियम को, जो हमारे यम नियम आसन प्राणायाम है, उनको अगर आप फॉलो करते हो, तो आपके अंदर काफी चेंजेस आ सकते हैं। एक सेकेंड। तो हमारे यम हमें बताते हैं अहिंसा, सत्य, अस्तय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांच जो यम है, हम अगर इसको फॉलो करते हैं तो हम एक अच्छे अच्छे संतान को अपने अंदर प्रेरणा दे सकते हैं। और जब वो बाहर आएगी आपके तो आप देखेंगे कि उसमें इतने सात्विकता है, इतने गुण आएंगे कि आप, तो यंग, ये जो योग है, योग अष्टांग योग है, 8 नियम को, 8 अंग है इसके, मतलब तो फर्स्ट अंग है यम, सेकंड है नियम। तो नियम को भी फॉलो करना है और यम को भी फॉलो करना है, और ये आपने 18 दिन की क्लासेस में आई थिंक बहुत अच्छे से सीखा होगा, क्योंकि एक एक स्टेप को वेंकटेश सर ने और उन्होंने बहुत अच्छे से समझाया है कि हमें कैसे ध्यान रखना है, कैसे यूनिवर्सल एनर्जी से हमें जुड़ना है, और क्या हमें फॉलो करना है। तो आप अगर ये नहीं जानते हो तो मैं थोड़ा सा एलोब्रेशन कर दूं कि अहिंसा क्या होता है, कि हम किसी की भी मन से, वचन से, कम से हिंसा ना करें, है ना? तो वो हमें सिखाता है कि हम इस तरह से रहें, अपने लाइफ को इस तरह से जिए, ताकि हम किसी भी हिंसात्मक कार्यक्रम से न जुड़े। और फिर हम, अगर आप तेज भी बोलते हो और किसी को हर्ट करते हो, तो भी वचन से आपने हिंसा की है किसी की, और इसका इफेक्ट आपके बच्चे पे जरूर जाएगा। तो हमें कोशिश करनी है कि हमें बहुत शांत और कूल डाउन रहना, और उसके लिए हम ध्यान तो सीख ही रहे हैं, साथ में हम हमेशा अवेयर रहें कि हम क्या कर रहे हैं। और सत्य बोलना, ये अगर सत्य बोलते हैं ना, तो बहुत इसका एक स्टोरी है कि मतलब जाबाल का जो सत्यवान पुत्र था, तो जब वो ऋषि के पास शिक्षा लेने गया, तो वहां शिक्षा शिक्षा तभी दी जाती थी पहले के जमाने में, आचार्य जो होते थे, तो कि जो सत्य बोलता हो वो शिष्य हमारा बनेगा। तो जब उसने माँ से पूछा कि मैं किसका पुत्र हूँ, तो सिर्फ जाबाल ने ये कहा कि तुम अपने ऋषि को बोल देना, गुरु को, कि तुम जाबाल के पुत्र सत्यवान हो।
तो वो समझ जाएंगे। और उन्होंने सिर्फ इतना कहा, अपनी माँ का परिचय दिया और उनको शिक्षा दी गई फिर ऋषि ने। तो ये एक बहुत अच्छी स्टोरी है, जो मतलब हमें ये बताती कि सत्य बोलने से गुरु के ऊपर क्या इफेक्ट हुआ, और उसने मतलब उसको अपना शिष्य बना लिया परमानेंट, और उसके बाद वो बहुत बड़ा ऋषि बना, सत्यवान। तो इस तरह से क्या होता है कि सत्य बोलते, जब हम अगर 9 महीने, हमारे अंदर जो संतान है, अगर हम सत्य बोलेंगे तो इसका असर उस पर भी बहुत अच्छा जाएगा। फिर आता है हमारा अस्तेय। अस्तेय यानी किसी की चीज को अपने अंदर वश में कर लेना, हड़प लेना, या मतलब या तो जानबूझ के करो आप, या फिर मन में भी विचार लाओ कि ये चीज मेरी हो जाए, तो वो भी मतलब एक तरह से गलत थिंकिंग आप बच्चे को दे रहे हो। फिर आता है ब्रह्मचर्य, मनसा कामा कर्मा और वचन। वचन से, कर्म से, मन से भी आप अपरिग्रह में रहे, मतलब चीजों को संग्रह करने की आदत आपके अंदर ना आए, जो है आप बांटते चलो, तो आपके जो अंदर बच्चा आएगा उसमें भी वो गुण आएंगे। और और अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य ये मैंने अपरिग्रह का बताया। ब्रह्मचर्य मतलब हम मन से, वचन से और कर्म से ब्रह्मचर्य का पालन करें। ब्रह्मचर्य का मतलब सिर्फ सेक्स से नहीं होता है, ब्रह्मचर्य का मतलब होता है हमारे विचारों से भी हम ब्रह्मचर्य करें, हमारे सोच से भी हम सोच से, बोलने से, जो वाणी है हमारी उसमें भी हम कम बोले, सात्विकता प्रधान हो। इसी तरह से हमारे नियम आते हैं, सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। तो आप ईश्वर में थोड़ी सी अपनी मन से समर्पित भाव हो, सरेंडर भाव हो ईश्वर के प्रति। हम जो यूनिवर्सल एनर्जी के प्रति सीख रहे हैं, कि यूनिवर्सल एनर्जी कब आती है, जब हम पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं। तो सरेंडरेंस रखना बहुत जरूरी है जब आप ईश्वर प्राणिधान में हैं। तो ईश्वर प्राणिधान, तप, स्वाध्याय एंड ईश्वर प्राणिधान, ये एक क्रिया भी, क्रिया योग भी कहलाता है। आप तप है, सोच है, सोच मतलब जैसे हम बाहर की शुद्धि करते हैं वैसे ही हमारी आंतरिक शुद्धि भी हो, मन से, विचारों से भी हमारी शुद्धि हो, हम सबके लिए अच्छा सोचे, अच्छा बोले सबके सामने। तो ये हमारा सोच हो गया। सोच से बाह्य शुद्धि नहीं है, आंतरिक शुद्धि भी है। और फिर संतोष, जो हमारे पास है उससे हम संतुष्ट रहें। संतोष हमें हमारे बच्चे के लिए एंजाइटी फियर लेस बनाता है। एंजाइटी जो आती है वो कब आती है, जब आपके अंदर संतोष नहीं है, संतोष की भावना नहीं होती, तो हमारे अंदर एंजाइटी आ जाती है। तो वो एंजाइटी को दूर रखने के लिए, अपने बच्चे से भी दूर रखने के लिए, आपके अंदर संतोष की भावना बहुत जरूरी है, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, और जो होने वाला है वो भी अच्छा होने वाला है। तो इस भावना से आप रहेंगे तो आपके अंदर 100% संतोष की भावना आ जाएगी। और तप करना, तप मतलब व्रत और उपवास ही तप नहीं है। तप मतलब हमारे अंदर जो मानसिक क्रिया है, मानसिक क्रिया जो विचार होते रहते हैं, उनका भी हम मतलब उन्मूलन करें, उनको भी हम कम करते जाएं, और हम हमेशा पीस ऑफ माइंड में रहें। सोचे कम, और जो कर रहे हैं उस समय, हम जैसे हम खाना भी बना रहे हैं तो उसको ईश्वर को अर्पित करते हुए, उसको भोग लगाते हुए खाना खाना, और जो भी क्रिया हम कर रहे हैं पूरी सरेंडर भाव से। हम अगर किसी के लिए खाना बना रहे हैं तो उसमें मिठास आ जाए, हमारे बर्तन की मिठास। तो इस तरह की ये जो तप साधना है, तप हर दृष्टि से अनुकूल होता है जब हम ये क्रिया करते हैं तो। और स्वाध्याय, कुछ अच्छी बुक्स पढ़ना, जाने कृष्णा की जीवनी पढ़े आप, या कोई आध्यात्मिक साहित्य पढ़े जिसमें, या गर्भ संस्कार से रिलेटेड, माँ जैसे, माँ वाला भी एक अच्छी बुक है, कि उसको भी पढ़ सकते हैं आप। तो इस तरह की जो बुक्स होती है वो हमें बहुत शांत बनाती है, और हमारे अंदर के विचारों को उन्नत बनाने में मदद करती है। तो जो अच्छे उन्नत विचार है, अच्छी बुक्स पढ़नी चाहिए ऐसे टाइम पीरियड में। तो हमारे पहले के लोग बाग तो यही कहते थे कि अच्छा प्रेग्नेंट हो तो गीता पढ़ो। गीता हमेशा हमें हर चीज में मतलब आगे बढ़ाना सिखाती, कर्म से निष्काम कर्म भावना देती है। फिर हमें सेवा के भाव से तत्पर करती है, सरेंडरेंस भाव आता है हमारे अंदर। ये सब गीता के बहुत अच्छे गुण है जो हम सीख सकते हैं। तो गीता का हमें पढ़ने को कहा जाता है। भगवत गीता पढ़े तो और भी अच्छा है। जो भागवतम है, पूर्ण पुराण ग्रंथ है। तो इस तरह के आप आध्यात्मिक साहित्य पढ़ सकते हैं, और साथ में अच्छी बुक्स जो प्रेगनेंसी के दौरान लिखी गई है, किसी ने जो अच्छे से लिखी है, उनकी भी पढ़ सकते हैं। इस तरह से हम ये पांचों नियम को फॉलो करते हुए प्रत्याहार आता है हमारा, जो
यम नियम आसन। तो मैं आज आसन के बारे में थोड़ा बताने वाली हूँ आपको कि किस टाइप के किस ट्राइमेस्टर में आप कैसे आसन करें। और फिर प्रत्याहार आता है, जो हम इंद्रियों को बाहर जो घूम रही है कंटिन्यूस, उसको हम साउंड वेव से या किसी के माध्यम से हम उसको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश करें। जो हमारी पांचों इंद्रियां, आंख नाक कान और मुंह और इस स्पर्श इंद्रिया जो है, वो हम हर वक्त बाहर आउटर साइड में घूमते रहते हैं। कभी आंख से देख रहे, कान से सुन रहे, तो हमारे विचार क्या त्वरित मतलब बार बार इधर उधर हो रहे हैं। कंटिन्यूस विचारों की श्रृंखला चलती रहती, तो हम उसको एक जगह केंद्रित कर लेते हैं, मतलब प्रत्याहार करते हैं उसको। त्राटक के द्वारा भी आप ये कर सकते हैं। और फिर धारणा आती, उनको एक जगह इकट्ठा कर लेना, चाहे हमारे आंतरिक में या बाहर, कोई भी एक विषय पे ध्यान को केंद्रित करना। जैसे हम श्वासों का ध्यान करते हैं, या फिर हम किसी चक्रास का ध्यान कर सकते हैं, या कोई इष्ट देवता का ध्यान कर सकते हैं, या ओंकार। तो ओंकार का ध्यान भी बहुत ही वर्सेटाइल है और बहुत ही अच्छा है। इसको तो प्रेगनेंसी में करना ही चाहिए, ओम मेडिटेशन। और उसके बाद आता है हमारा धारणा। धारणा के बाद आता है ध्यान एंड समाधि। तो समाधि की स्थिति तो जब आप बहुत उन्नत अवस्था में पहुंच जाते हो तो वो होता है। और ध्यान हमारा जब बनता है, जब हम विचारों से पूरी तरह से शून्य हो जाते हैं, हमारे श्वासों के बीच में अंतराल आ जाता है, और हम वो फील करने लग जाते हैं कि हम नो माइंड में हैं, और हम नो थॉट प्रोसेस में हैं। हमारे बीच में कोई थॉट नहीं है, कोई चैटरिंग नहीं हो रही माइंड की। तो वो हमारी एक ध्यान की पोजीशन आ जाती है। तो इस तरह से हमारा ये अष्टांग योग चलता है। अब प्रेगनेंसी के दौरान आपको ट्राइमेस्टर वाइज क्या ध्यान रखना है, उसमें सबसे बेस्ट है कि हम सबसे ज्यादा फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो 3 मंथ्स होते हैं वो बहुत ही प्रिकॉशनरी होते हैं, क्योंकि आपने उस समय सिर्फ कंसीव किया होता है। तो बहुत सारी बार ऐसा होता है कि आपको वॉमिटिंग, सिकनेस और ये सब 3 मंथ में बहुत होने लगते हैं। तो उस समय रेस्टिंग पोजीशन सबसे ज्यादा होनी चाहिए, कि आप श्वासों का ध्यान करते रहें, श्वास को देखें, और लूजनिंग एक्सरसाइज करें, जैसे हाथों की है, इस तरह की लूजनिंग एक्सरसाइज। अगर आप मेरे साथ तैयार हैं और वीडियो ऑन करें, तो मैं आपको उस आसनास के थ्रू थोड़ा थोड़ा करवा भी सकती हूँ, कि चलो हम कर लेते हैं। तो प्लीज वीडियो ऑन कर दें और सब जने जुड़ जाएं कि हाँ हम तैयार हैं, तो वी आर रेडी, तो हम उसको कर भी सकते हैं। तो आप अगर करेंगे मेरे साथ तो बहुत अच्छा लगेगा आपको भी, और मुझे भी। मैं थोड़ा गैलरी व्यू ले लेती हूँ, अगर आप सब जने तैयार हैं तो अपने वीडियो ऑन कर लें और मेरे साथ प्लीज रेडी। यस, रेडी फ्रेंड्स। किसी ने तो बहुत ही अच्छा बच्चे का फोटो भी लगा रखा है। तो ये भी एक बहुत अच्छी है कि हम हमारे रूम में एक अच्छा पिक्चर लगाएं, कृष्णा का पिक्चर लगाएं, या कोई ऐसा पिक्चर जैसा हम बच्चा चाहते हैं। बहुत सारी बार आपने देखा होगा किसी के मुंह अलग हो गया, किसी का कुछ बच्चे का अलग हो गया, तो जैसे आप पिक्चर देखते हो दिन रात आपके सामने जो होता है पिक्चर, वैसे ही आपकी संतान की आकृति में भी बदलाव आता है। तो हम कोशिश करें कि बहुत अच्छे पिक्चर्स को हम लगाएं हमारे रूम के अंदर। तो लूजनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहले आप नेक रोटेशन या नेक के सूक्ष्म व्यायाम ले सकते हो। जो हमारे नेक का सूक्ष्म व्यायाम सिर्फ नेक का सूक्ष्म व्यायाम नहीं है, आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड पे भी इफेक्ट करता है, और आपके वेगस नर्व जो सबसे ज्यादा बुद्धिमानी की है, तो ये बच्चे में भी इफेक्ट लाता है। जो आप करोगे, जो भी आप क्रिया करोगे, वो बच्चे में भी इफेक्ट लाएगी। तो लूजनिंग एक्सरसाइज करने से पहले नेक के सूक्ष्म व्यायाम, नेक को लूजनिंग क्रिया करनी है, जिससे हमारा पूरा हेड रीजन, शोल्डर से लेकर के हेड तक इफेक्टिव होता है। तो हमारी पांचों ज्ञानेंद्रियां जो हेड रीजन में, आंख नाक कान, वो भी इफेक्ट होती है इससे। तो हम लूजनिंग एक्सरसाइज के लिए हेड अप करेंगे 3 3 टाइम। मैं कुछ सूक्ष्म व्यायाम बता रही हूँ आपको, अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो मोस्ट वेलकम। इनहेल करते हुए श्वास, कोई भी क्रिया करो श्वास को लेते हुए करना है। इनहेल करेंगे और श्वास को लेते हुए नेक को अप करेंगे, ऊपर देखते हुए, और एक्सेल करते हुए नेक को नीचे लाएंगे, चिन को चेस्ट के लगाते हुए। ध्यान रखना है कि आपको झुकना नहीं है, आपको बैक को स्ट्रेट रखना है, सिर्फ शोल्डर को स्ट्रेट रखते हुए सिर्फ चिन को चेस्ट के लगाने की कोशिश करनी, इस तरह से। फिर श्वास लेते हुए ऊपर जाएंगे, एंड एक्सेल करते हुए नीचे आएंगे।
आपका शोल्डर मूवमेंट ही होगा, सिर्फ नेक मूवमेंट होगा। इनहेल हेड अप, एक्सेल हेड डाउन, सांस छोड़ते हुए नीचे। जब आप नीचे जाते हो बैक ऑफ द नेक को देख सकते हो, जब ऊपर जाते हो तो फ्रंट ऑफ का नेक आपका स्ट्रेच होता है। इस तरह से आप क्रिया कर सकते हो। एंड देन सेंटर में आते हुए ट्विस्ट करेंगे नेक को राइट साइड में। राइट साइड में ट्विस्ट करते समय कोशिश करो कि आपका चीन आपके शोल्डर लेवल पे आ जाए और पीछे की तरफ देखो। फिर सेंटर में आएंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे, बैक में देखेंगे। फिर से सांस लेते हुए सेंटर में राइट साइड जाएंगे, श्वास छोड़ते हुए लेते हुए सेंटर में, और फिर श्वास छोड़ते हुए लेफ्ट साइड। थर्ड टाइम करेंगे। इनहेल सेंटर एंड एक्सहेल टुवर्ड्स राइट। इनहेल सेंटर, एक्सहेल लेफ्ट। नाउ सेंटर। नाउ रोटेशन स्टार्ट करेंगे। थ्री टाइप्स ऑफ नेक मूवमेंट होता है। तो हमने साइड किया, अप एंड डाउन किया। अब चिन को चेस्ट के लगा दो, शोल्डर स्ट्रेट रखो, बैक को स्ट्रेट रखो, कोशिश करो बैक आपकी स्ट्रेट है। एंड देन रोटेशन स्टार्ट। ये 9 महीने तक आप फर्स्ट से लेकर के 9th मंथ तक आप ये कर सकते हो एक्सरसाइज। इनहेल करते हुए ऊपर जाना है आपको, और एक्सहेल के साथ आपको नीचे आना है। इनहेल करते हुए ऊपर जाएंगे और एक्सहेल करते हुए नीचे आएंगे। सांस लेते हुए ऊपर, ओनली नेक मूवमेंट, नो बैक मूवमेंट और हिप मूवमेंट। नाउ रिवर्स रोटेशन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। इनहेल करते हुए लेफ्ट साइड जाएंगे। आंख आप बंद भी रख सकते हो, आप खुली भी रख सकते हो। अगर वर्टिकल की प्रॉब्लम है, वर्टिको है, तो हाफ रोटेशन करो ओनली, लाइक लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। इधर हाफ रोटेशन इज सफिशिएंट फॉर वर्टिको प्रॉब्लम। तो राजेंद्र और विज्ञा हमारे साथ कर रहे हैं, थैंक यू। आपको देख के मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि हाँ हमारे साथ कर रहे हैं। तो हमें और भावना प्रबल होती है कि हम करवाएं अच्छे से। ठीक है, तो और भी जिसको वीडियो ऑन करना है तो कर सकते हैं, मोस्ट वेलकम। नाउ ये हमने नेक का सूक्ष्म व्यायाम देखा। अभी हम देखेंगे कि ब्रीदिंग टेक्निक कौन सी कर सकते हैं। तो हैंड स्ट्रेच वाली ब्रीदिंग करें। स्ट्रेच करते हुए सांस को भरें। इसमें क्या होगा, आपका लंग्स एक्सपांड होगा, और फिर जब आप वापस हाथों को लाओगे तो लंग्स कॉन्ट्रैक्ट होगा, चेस्ट कॉन्ट्रैक्ट होगी, उसके साथ आपका लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट होगा। इस तरह से ब्रीदिंग टेक्निक करनी। इनहेल, पूरी तरह से श्वास को भरना है, और एक्सहेल करते हुए श्वास को छोड़ते हुए सेंटर में आना है। फिर से इनहेल एंड एक्सहेल। हर सेकंड का पोज है, मतलब आपने इनहेल किया, कुछ सेकंड पोज किया, एक्सहेल किया, फिर कुछ सेकंड पोज किया। फिर लूजनिंग एक्सरसाइज, शक्ति विकासन क्रिया। शक्ति विकासन अपने छोटे छोटे पार्ट की शक्ति को बढ़ाना, स्ट्रेंथ को डेवलप करना। तो आपने लूजनिंग, फिंगर्स की लूजनिंग, ये भी हमारे को स्ट्रेंथ डेवलप करने में काम मदद करती। तो ये लूजनिंग एक्सरसाइज। फिर टाइटनिंग, होल्ड करेंगे और टाइटनिंग करेंगे, अपने फिंगर्स को टाइटनिंग देंगे, इस तरह से होल्ड करके रखेंगे। फिर स्ट्रेच करो हैंड्स को, पूरी तरह से स्ट्रेच। आप ऐसे ब्रॉड वे में भी कर सकते हो, आप इस तरह से भी कर सकते हो स्ट्रेच। फिर रिस्ट रोटेशन, रिस्ट रोटेशन करेंगे। रिस्ट रोटेशन से क्या होता है, आपकी हैंड की मसल्स इंप्रूव होती है, पूरा हैंड को रिस्ट का सपोर्ट मिलता है। हम जो भी काम करते हैं रिस्ट से करते हैं, तो रिस्ट के सपोर्ट के लिए रिस्ट रोटेशन क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज, 3 3 टाइम, 5 5 टाइम्स, 10 10 टाइम्स। ये हर चीज के 10 सेट। लूजनिंग एक्सरसाइज 10 या 5 काउंट तक आप करोगे तो आपको बहुत इफेक्ट आएगा। एल्बो स्ट्रेंथ, एल्बो के लिए बेंड योर एल्बो। हम क्या होता है, काम करते हैं मोनोटोनसली करते हैं, लेकिन हम जब ये अवेयर से वॉलेंटियर रूप से हम अगर एक्सरसाइज करते हैं तो उसका इफेक्ट बहुत ज्यादा जाता है। दोनों हाथों को शोल्डर पे लाते हुए शोल्डर रोटेशन करेंगे, ताकि हमारा जब क्या होता है,
आप जब 9th मंथ में जब आओगे ना, जब 3rd ट्राइमेस्टर आएगा, तो आपकी पेट जब आगे निकल जाता है तो हमारी बैक झुकने लग जाती है। तो जब हम शोल्डर रोटेशन करते हैं तो इसका इफेक्ट इतना अच्छा होता है कि आपकी बैक स्ट्रेच होती है, इसमें पीछे से बैक स्ट्रेच होती है, प्लस आपका पूरा चेस्ट एक्सपांड होता है। तो ये शोल्डर रोटेशन करेंगे 5 टाइम्स मेरे साथ। 3। श्वास लेते हुए आपको, जब आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, आपको श्वास को भरना है, और जब कांटेक्ट हो रहा है तो श्वास को छोड़ना है। इस तरह से आप ब्रीदिंग के साथ कुछ भी क्रिया करो तो इसका बहुत ज्यादा इफेक्ट आता है, प्राण ऊर्जा हमारे अंदर जाती है। नाउ रिवर्स रोटेशन, चेस्ट टू अप एंड देन बैक होते हुए आएंगे। 4, 5, नाउ रिलीज। ये हमने 5 सेट किए। आप इसके 10 या 20 कर सकते हैं। अगर शोल्डर की फ्रोजन शोल्डर है, या शोल्डर की कोई प्रॉब्लम है, या फिर आप कंप्यूटर पे ज्यादा बैठते हो, तो ये एक्सरसाइज आपको 20 टाइम डेली करनी है प्रैक्टिस। तो आपका 9th मंथ इतना इजी निकलेगा, कोई बैक में भी जो अपर शोल्डर और अपर बैक में प्रॉब्लम होती वो भी नहीं होती, क्योंकि समटाइम्स हम इतना झुके रहते हैं, कुछ भी काम करते हैं हम झुक करके करते हैं। तो ये एक्सरसाइज हर इंसान के लिए जरूरी है। ठीक है, ये हमने थोड़ा सीखा। अभी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ब्रीदिंग टेक्निक सीखी, और फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आप फॉरवर्ड बेंडिंग और बैकवर्ड बेंडिंग भी कर सकते हैं। कितना झुकना है आपको? बहुत ज्यादा नहीं झुकना है, थोड़ा सा झुक करके सिर्फ ब्रीदिंग के साथ करो आप कोई भी चीज। तो मैं थोड़ा सा खड़े होकर आपको ये भी बता देती हूँ कि आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या क्या थोड़ी सावधानी रखनी है। क्या पूरा दिख रहा है ना? तो ताड़ासन वाला जो स्टैंडिंग माउंटेन पोज है, ये जो हमारी स्टैंडिंग रेसिपी है ना? सिंपल है, अगर आप मेरे साथ करना चाहें तो कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा हाई हम नहीं करवा रहे अभी, एकदम सिंपल एक्सरसाइज ये। और स्ट्रेच करते हुए ताड़ासन की पोजीशन। टोज पे भी अगर आप नहीं आना चाहे, वीकनेस है तो टोज पे भी नहीं आए। अगर आप रेगुलर योगा एक्सरसाइज करते हैं तो आप टोज पे भी आ सकते हैं। तो इस तरह की ताड़ासन की पोजीशन में 20 सेकेंड होल्ड करना है आपको। मेरे साथ करना चाहे तो 10 सेकेंड का, हम 10 सेकेंड का लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। विजिबल, होल विजिबल। कोई एक जना अनम्यूट करके बोल सकते हैं कि विजिबल हो कंप्लीटली ना। फिर दोनों हाथों को अपने बैक पे लगाते हुए थोड़ा सा बैकवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस करो। ये 9 महीने तक आपको थोड़ी सी बैकवर्ड बेंडिंग तो करनी ही चाहिए, क्योंकि आपकी बैक को सपोर्ट मिलता है इससे। तो आप सपोर्ट के साथ, अपने हाथों के सपोर्ट के साथ इस तरह से बैकवर्ड बेंडिंग कर सकते हैं। या आप वॉल के पास जाकर के वॉल से 2 इंच आगे निकल करके बैकवर्ड बेंडिंग का प्रयास करें, तो आपको गिरने का भी डर नहीं रहेगा। सपोर्ट होना चाहिए हमारे आसपास। जैसे मैंने कोई दीवार का सपोर्ट ले लिया है, इस तरह से दोनों हाथों को पीछे रखते हुए बैकवर्ड बेंडिंग को, ये भी आपको कंफर्टेबल जोन में ले जाएगी, और आप इजीली बैकवर्ड बेंडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब फॉरवर्ड बेंडिंग में आप कोई चेयर ले सकते हैं, चेयर के ऊपर हाथ लगा के आप फॉरवर्ड कर सकते हैं चेयर। ये चेयर है जैसे, तो चेयर के साथ हम थोड़ा पीछे घिसकते हुए इस तरह से झुकने का प्रयास करें, या कोई वॉल सपोर्ट आप ले सकते हो। तो ये आपकी बैक को 90 डिग्री तक आपको सपोर्ट देती है। 90 डिग्री का कोण बनता है, और आप अच्छे से इससे ये वाली एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। फिर आप फॉरवर्ड और ये बैकवर्ड हमने देखा। फॉरवर्ड आप अगर रेगुलर आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो थोड़ा ज्यादा भी आप जा सकते हो, वहां तक भी जा सकते हो, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती 3rd मंथ में। लेकिन जंपिंग और जो कार्डियक एक्सरसाइज जो हम करते हैं ना, जैसे वॉकिंग, फास्ट रनिंग, जंपिंग, ये अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि उस समय हम सिर्फ कंसीव करते हैं तो हमें कुछ प्रॉब्लम ना हो।
तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। उसके बाद हम सपोर्टिव एक्सरसाइज एक और कर सकते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में। मैं अभी जस्ट एक्सरसाइज बता रही हूँ, फिर प्राणायाम जो जो जरूरी है। तो जब आपका जैसे बहुत सारा बोल का आप यूज कर सकते हो। अगर आपको जैसे ब्रिस्ट पोज की प्रॉब्लम आती है, तो आप बोल के साथ कंफर्टेबली बैठ करके कर सकते हो ये बॉल की एक्सरसाइज। इससे लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हो या साइड बेंडिंग कर सकते हो इस तरह से। तो कंफर्टेबल होगे और पैल्विक को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पैल्विक में जो ब्रीज पोज में कंडीशन आ जाती है ना, जब आपकी 8th मंथ में ब्रीज पोज में है बच्चा, तो उस समय भी आप थर्ड ट्राइमेस्टर में बॉल के सपोर्ट से जो भी एक्सरसाइज करो, स्ट्रेचिंग, दोनों लेग्स की स्ट्रेचिंग की, क्योंकि उस समय पैल्विक ओपनिंग भी करना जरूरी होता है। तो हम बॉल का सपोर्ट ले लेते हैं तो वो दिक्कत नहीं होती, बहुत ही अच्छे से हम कर पाते हैं। तो इसमें बहुत सारे हैं, मैं आपको पिक्चर्स बताऊंगी फिर बाद में, पीपीटी मैंने बना रखी। तो हम ये स्ट्रेचिंग, साइड बेंडिंग कर सकते हैं, गॉडेसेस पोज कर सकते हैं, या थोड़ा सा ट्विस्टिंग वाला कर सकते हैं, हल्का सा ट्विस्टिंग, थोड़ा ट्विस्टिंग कर लिया। इस तरह से हम कर सकते हैं। अगर बैक की प्रॉब्लम है तो आप किसी के साथ सपोर्ट से आप इस तरह से बैक का कर सकते हो, तो बैक को सपोर्ट मिलेगा, इतना सूथिंग इफेक्ट आएगा बॉल से कि अगर आपको बैक की प्रॉब्लम है तो आप इस तरह से थोड़ा रेस्टिंग पोजीशन कर सकते हैं, ये वाला। और इसको और आगे तक ले जाते हैं ना, तो आपका पूरा बोट पोज भी बन जाता है। इस तरह से आप बॉल से भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं, बॉल के सपोर्ट से। काफी कुछ एक्सरसाइज होती है इसमें, मैं आपको थोड़ा सा पीपीटी भी शेयर करके बताती हूँ। और फिर हम प्राणायाम भी देख लेते हैं। प्राणायाम हमें क्या क्या करना है, कपालभाति और भस्त्रिका प्राणायाम, ये दो प्राणायाम हमेशा अवॉइड करो 1st से 9th मंथ तक। भस्त्रिका बहुत तेज तेज नहीं करना है। अगर आपको सर्दी जुकाम हो गया, कोल्ड एंड कफ है, तो आप जल नेति कर सकते हो, या फिर आप थोड़ी देर के लिए सिर्फ सूर्य भेदी प्राणायाम कर सकते हो। सूर्य भेदी भी बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सूर्य भेदी भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए सूर्य भेदी। उसके बाद आप अगर सर्दी जुकाम है तो कर सकते हो, बाकी बिल्कुल नहीं करना है। आप चंद्र भेदी प्राणायाम करो, जो हमारा लेफ्ट नोस्ट्रिल है, चंद्र प्राणायाम। तो उसको आप करोगे तो आप ज्यादा मतलब अपने बच्चे को भी शीतलता दे सकते हो। कंसीव और ज्यादा मतलब कहते हैं ना कि जड़ें जब बच्चा, हम कोई प्लांट उगाते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो करता है और जड़ें अंदर तक जाए, उसके लिए क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं ना, बहुत ज्यादा पानी भी नहीं डालते, बहुत ज्यादा हम उसको सन में भी नहीं ले जाते। इस तरह से हम जब बीज को अंकुरित करने का काम कर रहे हैं हमारे घर में, तो हम क्या करें कि उसको कंसीव करा है तो उसका प्रोटेक्शन भी हमारे करना जरूरी है। प्रोटेक्शन प्रोटेक्शन में हम एकदम भस्त्रिका और कपालभाति ये आपको प्रॉब्लम दे देगा। और आपको जब करना है तो अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम जो बहुत ही बेस्ट है, वो सबसे ज्यादा आप पूरे 9 महीने आप कर सकते हो। तो नाड़ी शुद्धि हम कैसे करते हैं, 5 राउंड आप मेरे साथ कर सकते हो चाहो तो। लेफ्ट हैंड से हम ज्ञान मुद्रा बनाते हैं, राइट हैंड की हम प्रणव मुद्रा बनाते हैं। जो इंडेक्स फिंगर है और मिडिल फिंगर है वो हमारे थंब के मूल में लग जाती है, तो ये हमारा प्रणव मुद्रा हो गई, ओंकार मुद्रा भी इसको कह सकते हैं, और प्रणव मुद्रा। लिटिल फिंगर एंड रिंग फिंगर आपकी स्ट्रेट रहती है। ये ज्ञान मुद्रा नी के ऊपर रखेंगे, और लेफ्ट हैंड, लेफ्ट नोस्ट्रिल से हमेशा श्वास को लेना है अंदर। जैसे 4 काउंट मैंने श्वास ली, क्लोज किया, एंड राइट साइड से श्वास को छोड़ा। इसमें ये जरूरी नहीं है कि आप डबल काउंट में छोड़ो। जब हम डिजीज को क्योर कराने के लिए कराते हैं तो उसमें हम डबल काउंट में 6 जैसे लिया है तो 12 छोड़ा है। लेकिन यहाँ हम इक्वल प्रोपोर्शन में छोड़ते हैं। जब प्रेगनेंसी में हो आप, तो आप इक्वल नाड़ी शोधन मतलब इक्वल करना है, डबल रेशो में नहीं करना, 1:2 के रेशो में नहीं करना। इक्वल प्रोपोर्शन में आपको श्वास लेना है। 6 टाइम लिया तो 6 टाइम छोड़ो, 4 टाइम लिया तो 4 टाइम छोड़ो। बहुत ज्यादा लंबा नहीं करना है, बहुत, क्योंकि बहुत ज्यादा लंबा करोगे तो पेट को स्क्वीज करना पड़ेगा श्वास छोड़ते समय। तो वो जहां पे भी एब्डोमिनल स्क्वीज हो रहा हो वो नहीं करना है। ठीक है। फिर राइट से ही सांस लेंगे, इनहेल फ्रॉम राइट एंड एक्सहेल फ्रॉम लेफ्ट।
नाड़ी शोधन प्राणायाम ऐसा प्राणायाम है कि अगर आप कर रहे हो तो आपके श्वासों की आवाज आपको भी नहीं आए, इतना शांति से करना है, इतना धैर्य के साथ करना है, और पूरा ध्यान हमारे टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे रखना है। उससे क्या होगा, धीरे धीरे आप एकदम डीप मतलब अवस्था में चले जाओगे। नाड़ी शोधन के बाद अगर आप ये मेडिटेशन करोगे तो आपका ध्यान और गहरा होता जाएगा। तो ये इतना फायदेमंद है नाड़ी शोधन प्राणायाम कि आप खुद रियलाइज करोगे। अभी मेरे साथ आप 5 राउंड करो, सिर्फ आंखें बंद करो अपनी, प्रणव मुद्रा बनाओ। राइट नोस्ट्रिल को बंद करते हुए इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल, क्लोज योर लेफ्ट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू राइट नोस्ट्रिल। इनहेल राइट नोस्ट्रिल एंड एक्सहेल थ्रू लेफ्ट। इसी तरह से 2 सेट और करेंगे। इनहेल थ्रू लेफ्ट नोस्ट्रिल, श्वासों को एकदम मंदा कर दो, बिल्कुल शांत और स्थिर भाव से। एक्सहेल टुवर्ड्स राइट नोस्ट्रिल, slowly breathe out. Slowly inhale through right nostril and exhale towards left nostril. आप जब अगर टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे ध्यान रखते हुए ये करोगे ना, तो आप देखोगे आपकी पूरा शरीर एकदम काम डाउन हो गया। एंजाइटी, स्ट्रेस, जो भी प्रेगनेंसी के दौरान हमेशा स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, क्या होगा, ये रिजल्ट कैसे होगा। बहुत सारे डॉक्टर्स की वजह से भी डर जाते हैं कि अरे ऑपरेशन हो जाएगा तो ऑपरेशन कराना पड़ेगा, तो या सीजेरियन होगा या कुछ ऐसी। सब मिथ को छोड़ करके सिर्फ एक ही प्रैक्टिस करनी है, हमेशा अफर्मेशन देना है कि मैं एक स्वस्थ और सुंदर बच्चे को जन्म दे रही हूँ, और मेरी डिलीवरी एकदम नॉर्मल हो रही है। ये आपकी 9 ही महीने अगर प्रैक्टिस रहेगी ना, तो आपकी डिलीवरी भी नॉर्मल होगी। आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आपको कोई मतलब चाहे कितनी भी उस समय प्रॉब्लम सबको आती, पहले भी जब बच्चे होते थे ना, तो लास्ट टाइम बहुत ही क्रूशियल होता है जब, और वो क्रूशियल टाइम पे क्या करना है, आपको डीप ब्रीदिंग सबसे ज्यादा करनी। तो डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होती है, वो हम करते हैं अभी। डीप ब्रीदिंग क्या होता है, जब आप आपके साथ कॉन्ट्रेक्शन एंड रिलीज हो रहा, और ये आप उस समय करोगे तो नहीं होगा, आपको ये 9 ही महीने प्रैक्टिस रखनी है ताकि आप उस समय अवेयरनेस के साथ वो कर सको। इसलिए ये प्रैक्टिस आपको 9 ही महीने करनी है। डीप ब्रीदिंग की प्रैक्टिस होती है, फर्स्ट होती है हमारी चिन मुद्रा बना के हम नी के ऊपर रखते हैं। चिन मुद्रा या इसको ज्ञान मुद्रा भी कह सकते हैं, और उल्टी हथेली रखते हैं। अगर आप वज्रासन में बैठ सकते हो तो बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, वज्रासन में भी आप बैठ के कर सकते हैं, और आप सुखासन में बैठ के भी इस चीज को कर सकते हो। तो ये चीन मुद्रा बना के हम इसको थाइस पे रख देते हैं, फिर इनहेल करते हैं तो हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग, डीप ब्रीदिंग का जो स्टेप है वो मैं सिखा रही हूँ, जस्ट आप उसको देखो कि क्या होता है। फर्स्ट हमारे लंग्स के 3 लोब्स होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एक साइड में और एक साइड में 2 लोब्स होते हैं, सबके ऐसा ही होता है। तो आप जब एब्डोमिनल ब्रीदिंग करते हो तो आपका नीचे का जो एब्डोमिनल ब्रीदिंग क्या होता है, एब्डोमिनल आगे आएगा और थोड़ा सा अंदर जाएगा। तो उससे क्या होगा, आपका लंग्स का जो नीचे वाला लोब है वो खुलता है, पूरी तरह से टॉक्सिन्स फ्री बनता है। सेकेंड ब्रीदिंग होती है थोराइसिक ब्रीदिंग, जो हमारी चेस्ट ब्रीदिंग कहलाती है। तो उस समय हम चेस्ट को एक्सपांड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। तो उससे क्या होगा, हमारा मिडिल पार्ट ऑफ द लॉब्स पूरी तरह से ऑक्सीजन से फिल्ड हो जाएगा, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है जो उसमें से वो सब बाहर निकल जाएगी, टॉक्सिन से जो भी लंग्स में वो बाहर निकलेंगे। और थर्ड होता है हमारी कैल्विकुलर ब्रीदिंग, जो हम शोल्डर को ऊपर और रोल करते हुए करते हैं। तो वो हमारी होती है कैल्विकुलर ब्रीदिंग, जब हम सेकंड, फर्स्ट हम चिन मुद्रा बना के करते हैं, सेकंड हम चिन्मय मुद्रा, ये हमारे सेकंड लॉब को एक्टिवेट करती है। चिन्मय मुद्रा होती है हमारी, ये जो तीनों फिंगर है इनको भी फिर हम हथेली के मूल में लगा देते हैं, और फर्स्ट हमारी इंडेक्स फिंगर और इस तरह की ये चिन्मय मुद्रा, देख लीजिए, है ना। तो हमारी ये चिन्मय मुद्रा हुई। थर्ड हुई हमारी आदि मुद्रा, अंगूठे को आप लिटिल फिंगर के मूल में लगा देते हो और फोर्थ फिंगर ओवरलैप कर देते हो, तो ये हमारी आदि मुद्रा। इन 3 मुद्रा के साथ ये तीनों ब्रीदिंग होती है।
और उसके बाद हमारी होती है सिंक्रोनाइज वे में तीनों मुद्रा, जो डीप ब्रीदिंग कहलाती है, योगिक ब्रीदिंग कहलाती है। योगिक ब्रीदिंग इज द बेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रीदिंग टेक्निक इन होल ब्रीदिंग टेक्निक्स। जितनी भी ब्रीदिंग टेक्निक है, सबसे बेस्ट पार्ट है डीप ब्रीदिंग, योगिक ब्रीदिंग। तो हम इसका स्टेप सीखने के लिए मैं आपको तीन बता रही हूँ। जब आपको स्टेप अच्छे से आ जाए, उसके बाद आप सिर्फ योगिक ब्रीदिंग करेंगे, मोर देन इनफ। तो फर्स्ट हम एब्डोमिनल ब्रीदिंग करेंगे। हमारे थाइस पे रख देंगे हम इसको, इस तरह से हाथों को, और इनहेल करते हुए पेट को बिल्कुल गुब्बारे की तरह कोशिश करनी, फुलाएं आप। एंड एक्सेल करते समय धीरे धीरे एब्डोमिनल को नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे। जब हम डिजीज के अकॉर्डिंग करते हैं तो पूरा स्पाइन की तरफ ले जाते हैं, लेकिन हम प्रेगनेंसी योगा में उसको सिर्फ नॉर्मल पोजीशन में लाएंगे। फिर से इनहेल करेंगे लाइक ए बैलून, एब्डोमिनल लाइक ए बैलून, एंड एक्सेल नॉर्मल पोजीशन। थर्ड टाइम इनहेल एंड एक्सहेल। मेरे साथ करो और इफेक्ट है, पता चलेगा आपको कि क्या इफेक्ट आ रहा है आपकी बॉडी में, है। तो सब जने करें, चाहे वीडियो ऑन नहीं है लेकिन करें, तो उसका इफेक्ट आपको अभी पता चलेगा। फिर सेकंड है थोरैसिक ब्रीदिंग। उस समय आप चिन्मय मुद्रा बनाते, तीनों जो फिंगर बची हुई उसको भी आप अपने हथेली के मूल में लगा दें, और थाइस पे रखते हुए उल्टा हाथ रखना है थाइस पे। Then आसन, इस तरह से, ठीक है। तो अभी हम करेंगे थोरैसिक ब्रीदिंग। थोरैसिक ब्रीदिंग में इनहेल करते हुए अपने चेस्ट को पूरी तरह से फुलाना है। इनहेल एंड एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। इससे आपकी लंग्स की वाइटल कैपेसिटी बहुत इनहेंस होगी। फिर से इनहेल, एक्सपांड योर चेस्ट, एंड एक्सहेल, कॉन्ट्रैक्ट योर चेस्ट। कोई जरूरी नहीं कि आप काउंट करो 10 तक या 5 तक, आपकी जितनी कैपेसिटी है लंग्स की उस हिसाब से आप सांस लो, और धीरे धीरे सांस को उसी तरह से छोड़ते जाओ, इक्वल प्रोपोर्शन। इनहेल, expand your chest, and exhale, contract your chest। इसी इसी टेक्निक के साथ नादानुसंधान भी होता है, जो हमारी नाद क्रिया होती है वो भी बहुत इफेक्टिव होती है। मैं उसको फिर से इसमें कंबाइन करूंगी। अभी हम सिर्फ ब्रीदिंग टेक्निक देखें, अब हम आदि मुद्रा बनाएंगे, जो हमारे कैल्विकुलर बोन या हमारे थर्ड लोब को वाइटल कैपेसिटी से भरती है। और ये मुद्राओं का बहुत अच्छा रोल होता है हमारे वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाने में। इनहेल करते हुए हम शोल्डर को अप और रोल बैक करेंगे। अभी इसमें क्या हो रहा है आप खुद फील करेंगे, आपका लंग्स पूरी तरह से, आपका चेस्ट एक्सपांड हो रहा है, आपका एब्डोमिनल भी फूलता है, चेस्ट एक्सपांड होता है, यानी लंग्स के तीनों लॉब्स खुल जाते हैं। एंड रोल बैक करते हो, देन एक्सहेल, स्लोली ब्रीथ आउट एंड रिलैक्स योर शोल्डर। फिर से इनहेल, एक्सपांड योर शोल्डर, and exhale, relax your shoulder. Inhale, expand your shoulder. And exhale, relax your shoulder. हमारे साथ बने रहेंगे, हम एक रिलैक्सेशन टेक्निक देखेंगे और मेडिटेशन का इफेक्ट देखेंगे अपनी बॉडी पे लास्ट में। तो ऐसा नहीं कि आप सोचे कि आसन नहीं करने तो हम ड्रॉप कर दें, आप सुने, नहीं करना चाहते हैं तो सुने और बने रहे हमारे साथ, ताकि हम आपको जो आगे जो स्टडी है वो बताने में इजी रहेगा, आप वो भी सुन सकते हैं। तो सुनना भी कभी कभी, लिसनिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। तो आप अगर, ऐसा नहीं कि आसन नहीं करने तो चलो छोड़ो, उसके बाद बहुत कुछ है जो हमें सीखना बाकी है। तो ये हमने तीनों कैविकुलर ब्रीदिंग देखी, अब इसको हम सिंक्रोनाइज वे में करेंगे। तो अम, अभी इसको हम नादानुसंधान के साथ भी जोड़ते हैं। जैसे आपने एब्डोमिनल ब्रीदिंग सीखा, तो उसमें नाद क्रिया क्या करनी है आपको, अकार, इनहेल 3 टाइम्स, हमारे साथ ये भी कर ले।
अल्फा के बोलने के साथ आपकी पूरी लोअर एक्सट्रीमिटी, जो लोअर है आपका हिप से लेकर के जो टोस तक की पोजीशन है, वो पूरी तरह से रिलैक्स हो जाती है। अकार, अकार उकार और मकार, ये आपके वात पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करता है। तो ये अकार उकार और मकार की चैंटिंग आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगी पूरे 9 महीने अगर आप करते हैं इसमें। तो ये 3 टाइम्स हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं चिन्ह चिन्ह मुद्रा के साथ। इनहेल, इनहेल, फिर इसका मिडिल पार्ट ऑफ द बॉडी को हम रिलैक्सेशन जो रेगुलर वे में करवाती हूँ मैं अपने क्लासेस में। तो हम क्या लोअर एक्सट्रीमिटी को पूरी तरह से लूजनिंग करवा देते हैं, जैसे टो से लेकर के, आपने अभी मेडिटेशन के दौरान भी देखा कि टोस रिलैक्स हो रहे हैं, थाइस रिलैक्स हो रही है, हिप्स रिलैक्स हो रहे हैं, यहाँ तक का सारा पार्ट रिलैक्स करवा के हम ये चैंटिंग करवाते हैं 3 टाइम्स या 9 टाइम्स एज पर यूर कंडीशन। अगर आपको 9th मंथ चल रहा है तो आप नो 9 टाइम्स करें, ताकि आपको और ज्यादा रिलैक्सेशन फील होगा लोअर एक्सट्रीमिटी में, वहां के सारे मसल्स रिलैक्स हो जाएंगे। बाकी आप जनरल वे में 3 टाइम्स इस चैंटिंग भी कर सकते हैं। तो ये लोअर एक्सट्रीमिटी को, हमारे पूरी बॉडी के लोअर एक्सट्रीमिटी जो भी पार्ट है उसको रिलैक्स करता है। मिडिल पार्ट को रिलैक्सेशन करवा के हम नादानुसंधान की ये क्रिया ओंकार बोलेंगे, सिर्फ ऊ की चैंटिंग, जो अ ओम किससे बना है, उ और म से मिलकर के ओम बना है। तो उकार हमारे मिडिल पार्ट ऑफ बॉडी को रिफ्लेक्ट करता है, उसके अंदर जो भी प्रॉब्लम है उसको ठीक करने में मदद करता है। तो इनहेल करते समय हमारी जो चिन्मय मुद्रा हमने बनाई थी वो रखते हुए इनहेल करेंगे और उकार की चैंटिंग करेंगे। इनहेल, आप लोग शवासन के साथ भी ये कर सकते हो, बहुत अच्छा गहरा रिलैक्स फील होगा। आप शवासन में लेट करके भी मेरे साथ अभी करना चाहें तो कर सकते हैं। इनहेल, इनहेल, ये सेकेंड ब्रीदिंग हुई जो नादानुसंधान के साथ किया, नाद क्रिया के साथ किया। अभी हम थर्ड जो नाद क्रिया है, जब हम शोल्डर ब्रीदिंग करते हैं उसके साथ हम 3 राउंड इसके भी नाद क्रिया के भी कर सकते हैं, जो हमारी आदि मुद्रा बना के हम रखते हैं अपने थाइस पे। आदि मुद्रा यानी थंब को लिटिल फिंगर के मूल में ले जाके और लिफ्ट करना फोर फिंगर्स। इनहेल करते समय हम शोल्डर को अप करेंगे और चैंटिंग करेंगे मकार की, लाइक भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम अलग से भी आपको मैं सिखाने वाली हूँ। भ्रामरी प्राणायाम इज ए वंडरफुल टेक्निक टू रिलैक्स एंड फ्री फ्रॉम एंजाइटी एंड स्ट्रेस। जब भी आप फ्री हो 5 या 10 बार 11 बार आप भ्रामरी टेक्निक करें। ये हमारी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है और हमारी जो हमारे कहते हैं ना कि मेडिटेशन में जाने के बाद अगर आपको डिमेंशिया की प्रॉब्लम है, नींद नहीं आ रही, पाँव में बहुत दर्द है, सब जगह दर्द है, तो आप रात को सोते समय बिस्तर पे सिर्फ भ्रामरी प्राणायाम कर लो 5 और 10 टाइम। आपको देखना है इतनी सूखी नींद आएगी कि कोई मुकाबला नहीं है इसका। तो ये क्रिया बहुत ज्यादा इफेक्टिव है भ्रामरी। और हम जब रिलैक्सेशन करते हैं तब हम हमारे अपर पार्ट ऑफ द बॉडी के एक एक पार्ट को, आंखों को रिलैक्स, कानों को रिलैक्स करवाते हुए हम ये चैंटिंग करते हैं। तो हम मेरे साथ करेंगे, सांस लेते हुए शोल्डर को अप और रेज करें एंड टंग को पैलेट पे ले जाते हुए मकार की साउंड करें। फील करो आंखें बंद करके अपने हेड रीजन पे पूरा आपका फोकस जाएगा। इसका जो वाइब्रेशन हो रहा है वो आपके पूरे हेड एरिया में उसका इफेक्ट जा रहा है। इनहेल,
तो आपके मेंटल बॉडी पे इतना सूथिंग इफेक्ट आ रहा है, आप अगर आपने मेरे साथ किया तो आप कुछ फील कर रहे होंगे। तो ये हमारा तीनों तरह की ब्रीदिंग के साथ हमने रिलैक्सेशन एंड नादानुसंधान देखा। अब ना इनको सिंक्रोनाइज वे में जब हम करते हैं तो वही डीप ब्रीदिंग है, योगिक ब्रीदिंग है और नाद की क्रिया है। तो उसको साथ में कैसे करना है, पहले हम ये जो हमने आदि मुद्रा बनाई थी, अपने नाभि के पास इसको धीरे से रखते हैं और सांस लेते हैं हमारी पूरी बॉडी को, जैसे एब्डोमिनल में हमने सांस भरी, फिर लंग्स में भरी और फिर हमने थर्ड जो सेंटर है हमारा कैविकुलर ब्रीदिंग, तीनों में सांस को भरेंगे। इनहेल करेंगे, लंबी गहरी सांस अंदर लेंगे और एक्सहेल करते हुए धीरे धीरे रिलैक्स करेंगे बॉडी। फिर से सांस को लेंगे, आप इसको ऐसे 3 टाइम, जैसे 4 टाइम आपने सांस ली और 2 टाइम में आपने सांस को रिलैक्स किया। 1 2 3 4, exhale 5 6, inhale 1 2 3, 3 या 4, आप जो भी कंफर्टेबल, exhale 5 and 6। इस तरह से आप ब्रीदिंग टेक्निक में आप कुछ काउंटिंग के साथ भी कर सकते हो। अभी आपको क्या करना है, इसी को हम नाद के साथ कैसे करेंगे, आप चाहे तो कंफर्टेबल पोजीशन में इस तरह से मेडिटेटिव पोज भी बना सकते हैं, या फिर आप नवल रीजन के पास अपने हाथों को रख सकते हैं, दोनों ही चलता है। लेकिन जो योगिक प्रैक्टिस है वो इस तरह से बताई हुई है कि योगिक क्रिया कैसे करना है। इस तरह से आपने अपने हाथों को यहाँ रखा, लिटिल फिंगर टचिंग योर एब्डोमिनल एरिया एंड इनहेल करेंगे, सांस को धीरे धीरे पूरी तरह से भरेंगे, तीनों लॉब्स को देखते देखते हुए, जैसे एब्डोमिनल, चेस्ट एंड पेनिकुलर। एक्सेल करेंगे, अकार उकार नकार सिंक्रोनाइज लेंगे। इनहेल, मैंने क्या किया है, अकार उकार और मकार तीनों को साथ में सिंक्रोनाइज किया। तो ये हमारी नादानुसंधान की अंतिम स्टेप्स है। जब हम नाद क्रिया कर रहे हैं तो ये हमें बहुत ज्यादा रिलैक्सेशन देती है और हमारे सब बात को कंट्रोल करती है, साथ में हमारे वाइटल कैपेसिटी को बढ़ाती है और हमें पूरी तरह से स्ट्रेस एंड एंजाइटी से फ्री रखती है। तो इसका प्रैक्टिस आप रेगुलर फर्स्ट मंथ से लेकर के 9 मंथ तक आप कर सकते हो। इस तरह से हम 2 टाइम्स और करेंगे नाद की क्रिया के साथ। इनहेल, इनहेल, relax whole body and feel the resonance of akar, ukar, and makar into your whole extremity, from lower extremity, middle part of the body, and upper part of you. Feel the relaxation and calmness into your mind and body. ये देखा। अभी हम भ्रामरी टेक्निक देख लेते हैं, भ्रामरी कैसे करना है। तो भ्रामरी के लिए हम क्या करते हैं, फर्स्ट फिंगर को हमारी जेंटली टच करते हैं आईज को, सेकंड फिंगर से ईयर को, यानी आप पांचों इंद्रियों को बंद कर रहे हो और अपने अंदर उतरने का प्रयास कर रहे हो। ये भ्रामरी का मतलब है कि आप पांचों इंद्रियों को क्लोज कर रहे हो। फिर थर्ड होता है टिप ऑफ द नोस्ट्रिल पे, फोर्थ लिप्स पे, यानी आपने अपने टंग को, जो वाक क्षेत्र है, नाक को सुनने की शक्ति और आंखों को देखने की शक्ति, और थंब से हम कानों को बंद कर देंगे। और जो पांचों उंगलियां टच करी हमारी स्पेंद्रिय, स्पेशेंद्रिय इंद्रिय को, मतलब जो हमारी टचिंग है, स्किन जो है, इस तरह से हम बंद करते हुए
श्वास को धीरे धीरे लेते हैं और टंग को पैलेट पे ले जाते हुए हम श्वास को छोड़ेंगे मकार के साउंड में, जो 3 टाइम्स हम भ्रामरी भी करेंगे। इनहेल, आंखें बंद रखें, वाइब्रेशन को अपने पूरे सिर में महसूस करें। आपकी इम्यूनिटी से बूस्ट होती। कोरोना काल में सबसे ज्यादा भ्रामरी करवाया जाता था क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा था लोगों को, तो भ्रामरी प्रैक्टिस बहुत ही बेनिफिशियल है आपके नोई मन के लिए। अब मैं थोड़ा सा पीपीटी के माध्यम से आपको बताती हूँ, फिर लास्ट में हम मेडिटेशन करेंगे। ओंकार मेडिटेशन या कुछ भी एक मैं अपने शेयर करती हूँ पीपीटी। इट्स विजिबल फ्रेंड्स। तो आप प्रेगनेंसी के दौरान कोई भी जैसे प्रोब्स का भी यूज कर सकते हो बैकवर्ड बेंडिंग में आप। और एक दो आसन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जब करते हो तो गोमुख आसन, जो आपकी बैक की स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ये हमेशा आप कर सकते हो। अगर आप पाँव को क्रॉस करके नहीं भी बैठ सकते हो गोमुख आसन में, तो आप सीधे जैसे यहाँ थर्ड पिक्चर में बताया ना, डोरी के माध्यम से, तो ये आपकी बैक की स्ट्रेंथ को। तो हमें फर्स्ट ट्राइमेस्टर में और सेकंड ट्राइमेस्टर में हमेशा बैक की स्ट्रेंथ के लिए बहुत ज्यादा एक्टिव रहना चाहिए, क्योंकि लास्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है कि आपकी बैक पे ज्यादा प्रेशर आता है और झुकने जैसी हो जाती है कमर की स्थिति, क्योंकि पेट जब यूट्रस जब बड़ा होने लगता है, आपका फिटस बड़ा होता है और यूट्रस फूल जाता है, तब बैक पे ज्यादा प्रेशर जाता है, स्पाइनल कोड पे। तो हमेशा 9 महीने ध्यान रखो कि हमें मतलब 6 मंथ तक 7th मंथ तक बैक के लिए हमेशा हमें काम करना है। तो बैक की स्ट्रेचिंग करनी है, और जब भी आगे झुके जैसे सिटिंग पोज में आप देख रहे हो, तो ऐसे बेल्ट पकड़ के आप कमर को सीधा रखते हुए आगे झुकेंगे। बहुत ज्यादा नीचे नहीं झुकना है। जब आप कंसीव कर लेते हो तो बहुत ज्यादा हमें पश्चिमोत्तासन, पूर्ण पश्चिमोत्तासन नहीं करना है, लेकिन बैक की स्ट्रेच करता हुआ पश्चिमोत्तासन करना है। इस तरह का ध्यान रखना है। अब ये बॉल के साथ मैंने बहुत सारे आसन आपको दिखाने की प्रैक्टिस की, जैसे साइड बेंडिंग है, सिटेड एक्सटेंडेड साइड एंगल पोज, और फिर पाँव को ऊपर लेकर के भी सिटिंग पोजीशन है, जो आउटर थाई एंड हिप पे काम करता है। फिर लोअर बैक पे काम करने वाला, जैसे आप कुशन रख करके अपने पाँव को ऊपर रख सकते हो, या आप जानु शीर्षासन, जो अभी हम मैं आपको बली बता दूंगी, इस तरह का पोज कर सकते हो, जो हमारा यहाँ थर्ड पोज दिख रहा है आपको, है ना फ्रेंड्स। मेरी पीपीटी थोड़ा मैं एक्सटेंड कर देती हूँ इसको। तो ये जैसे आप देख रहे हो ना, आप कोई ब्रिक्स ब्रिक्स लगा सकते हो, सॉफ्टनेस वाली ब्रिक्स भी आती है, तो वो भी लगा सकते हो, कुशन लगा के भी आप इस तरह से आगे की तरफ झुकने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो सपोर्टिव प्रैक्टिस करनी है आपको सेकेंड एंड थर्ड ट्राइमेस्टर में, मोस्टली थर्ड ट्राइमेस्टर में। और फिर इस तरह से आप ये फोर्थ वन इज द जानु शीर्षासन, साइड बेंडिंग, आउटर हिप और थाई के लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। फिर आपकी डीप रिलैक्सेशन टेक्निक, जब आप बालासन की पोजीशन में सोते हो, वो हम मेडिटेशन के दौरान अभी लेंगे आपको। तो और ये नेक के हमने कुछ व्यायाम देखे, इसी तरह से ब्रीदिंग टेक्निक में आप इस तरह से सामने 130 डिग्री पे और अपर बॉडी पे इस तरह की ब्रीदिंग टेक्निक, जब आपको कुछ करने की इच्छा नहीं हो रही फर्स्ट ट्राइमेस्टर और लास्ट मंथ में, ये वाली प्रैक्टिस बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होती है आपके लिए। फिर लास्ट मंथ में आपका क्या है, पाँव के ऊपर ज्यादा ब्लड का सर्कुलेशन चला जाता है, तो समटाइम्स वेरिकोज वेन अगर
की प्रॉब्लम हो जाती है, या ब्लड का फ्लो ऊपर की तरफ इजीली नहीं आ पा रहा है, तो आप इस तरह की प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें आप बॉल सपोर्ट के साथ लेग्स को अप कर सकते हो। तो ये भी आपके लेग्स की सूजनिंग, जो इन्फ्लामेशन हो जाता है लेग्स पे, उसको कम करने में मदद करता है। फिर वक्रासन, जो आपकी पेन क्रियास, कुछ बहुत सारे टाइम देखा है कि जुवेनाइल डायबिटीज हो जाती है जब आप प्रेगनेंसी में होते हो, तो शुगर खाने के लिए भी मना कर दिया जाता है। तो आप इस तरह से वक्रासन, इजी पोज, ये आउटर साइड में लेग है लेकिन हम उसको इनर साइड में रखते हुए भी कर सकते हैं इजी वे में। और मेडिटेशन, तो ये हमारे हमें बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये पोजेस। फिर आप चेयर योगा कर सकते हो, चेयर का सपोर्ट लेके चेयर योगा कर सकते हो, और बैक पे जा करके कुछ भी लेग मूवमेंट कर सकते हो, जो साइकिलिंग है। बहुत ज्यादा फास्ट रोटेशन में नहीं करना है, लेकिन स्ट्रेच एंड अप एंड स्ट्रेच वाला कर सकते हो। इस तरह से ये देखो, आपका टोज अप एंड टोज डाउन है, और हिल्स अप एंड डाउन, हिल्स अप एंड डाउन। तो ये क्या होगा, काफ मसल्स को स्ट्रेंथनिंग देगा। जो हम ज्यादा वेट हो जाता है ना बॉडी में प्रेगनेंसी के दौरान, तो ये काफ मसल्स को इम्प्रूव करने में मदद करता है। इसी तरह से आप सीटेड बैलू बॉल के साथ कमर की एक्सरसाइज, जो थर्ड पोजीशन में देखिएगा, वॉल स्क्वाट भी कर सकते हो। स्क्वाट बहुत जरूरी होता है, लेकिन ब्रीज पोज में लास्ट मंथ में अवॉइड किया जाता है। बाकी सेकेंड ट्राइमेस्टर में स्क्वाट की पोजीशन की प्रैक्टिस की जाती है। दो तीन पोज में बताती हूँ अभी आपको। और स्ट्रेचिंग माउंटेन पोज की प्रैक्टिस की जाती है। जैसे कमर का मैंने आपको ये दिखाया था, सिटिंग का पोजीशन का दिखाया था, है ना। इस तरह के आप आसनास कर सकते हो, जो आपके स्ट्रेंथनिंग को बढ़ाने वाले हैं। फिर चेयर योगा का आप यूज कर सकते हो, चेयर को सपोर्टिव या वॉल को सपोर्ट लेकर के आप लेग रेजिंग, बैक बेंड, लेग बेंडिंग, इस तरह के आसनास कर सकते हो, जो सिंपल और सूक्ष्म व्यायाम है। और इस तरह का ये पोजीशन आप कर सकते हो। तो ये मैंने कुछ थोड़ा अर्जेंट में, क्योंकि कल ही मुझे मिला था ये कराने का, तो मैंने कुछ कोशिश की है कि आपको मैं कुछ बता सकूं। अभी हम एक जो सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है वो मैं बताती हूँ, केट एंड काउ पोज की। जब आप वज्रासन में बैठते हैं, तो वज्रासन के बाद आप इस तरह से हाथों का सपोर्ट लेके, जितना शोल्डर में गैप है उतना ही आप मेरा दिख रहा है तो, जितना आपका शोल्डर में गैप है उतना ही आप नी में, दोनों फुट में गैप रखते हुए इस तरह से। तो ये बैक के लिए भी बहुत अच्छा है, बैक को भी स्ट्रेंथिंग देता है। इनहेल करते हुए ऊपर देखना है, और बैक में धनु का रूप बन जाएगा। हिप्स ऊपर रहेंगे, बैक बीच में मिडिल में रहेगी, और शोल्डर अप रहेंगे इस तरह से। और एक्सहेल, सांस को छोड़ते हुए बैक को काऊ की तरह ऊपर उठाना है। इसको केट एंड काऊ पोज भी कहते हैं, मार्जरी आसन भी है ये। मार्जरी यानी इंग्लिश में बिल्ली का नाम मार्जरी है। Inhale, head up. Exhale, head down. Chin to the chest. Inhale, head up. Exhale, chin to the chest. इसके 5 या 10 राउंड आप कर सकते हो। फिर लेग स्ट्रेचिंग, इसी में लेग स्ट्रेचिंग कर सकते हो, और आगे ला सकते हो, जितना ला सकते हो कोशिश करें। और इस तरह से लेग स्ट्रेचिंग का पोजीशन करेंगे, ठीक है। और फिर मैंने एक बताया था आपको अभी आसन की, हम अर्धगटी चक्रासन और वज्रासन में बैठने का भी प्रयास करें। ये भी आपके जो भी आपने खाना किया है हजम, वो अ, खाना हजम होता है। लेकिन ब्रॉड लेग, जब आप प्रेगनेंसी के दौरान तो ब्रॉड लेग्स में बैठो और अपने सामने एक कुशन रख लें। ये हमारे एकदम, या सपोर्टिव एब्डोमिनल को थोड़ा सपोर्ट देते हुए हेड के पास में कुशन लगा दें। तो ये भी हमारे जो मतलब हम शशांक आसना भी कहते हैं इसको, जो हम जब ये करते हैं तो बहुत जल्दी रिलैक्सेशन मिलता है, और हेड की तरफ ब्लड का फ्लो बढ़ता है फ्रेंड्स। तो ये वाले आप आसन कर सकते हो। फिर योग निद्रा बहुत इफेक्टिव है। योग निद्रा की प्रैक्टिस डेली आप कर सकते हो 9 मंथ तक। निर्जानंद सरस्वती की भी है, या फिर मैं अभी आज थोड़ा रिलैक्सेशन के साथ आपका ले लूंगी योग निद्रा टाइप। तो इस तरह का आप कर सकते हो।
योग निद्रा पूरे 9 महीने आपको इफेक्टिव। अल्पा जी, हमको कितनी बजे तक का टाइम है? 6:45 हो गया है। 44। 10 मिनट्स और 40 मिनट्स हम ले सकते हैं ना? तो हम थोड़ा मेडिटेशन का ही कर लेते हैं, तो उसमें काफी कुछ आपको समझ में आ जाएगा। दे पाएंगे। आवाज गूंज रही है, क्या हुआ? हाँ। हाँ मैम, हमारे पास है टाइम, हम ले लेंगे। ओके। तो फ्रेंड्स, हम मेडिटेटिव पोस्चर में, आप शवासन में आ जाएं, पहले रिलैक्सेशन करेंगे हम। शवासन में लेट जाएं सब जने। आसना बहुत सारे होते हैं, लेकिन एक क्लास में सब कुछ कवर नहीं कर सकता है, लेकिन जो 9 मंथ तक ज्यादा जो मतलब इफेक्टिव है, वो मैंने कोशिश की आपको बताने की। और बाकी बहुत सारे उपविष्ट कोणासन भी है, जिसमें हम थोड़ा सपोर्टिव कर सकते हैं, या जानु शीर्षासन कर सकते हैं, जो हमने लेग ओपनिंग, एक लेग को हमेशा पश्चिमोत्तासन अवॉइड करना चाहिए, और एक पाँव को फोल्ड करके आप आसन कर सकते हो, ताकि आप इजी और कंफर्ट जोन में बैठ करके आप आसन कर सको। तो शवासन में अपने आप को पूरी तरह से लूजन अप कर दें, ढीला छोड़ दें एकदम। दोनों हाथों को, पाँव में थोड़ा सा गैप बना लें, हाथों में थोड़ा गैप बना लें। आकाश की तरफ हथेली रखते हुए एक लंबी गहरी श्वास लें, और अपने एब्डोमिनल को फूलता हुआ देखें। मतलब बेली ब्रीदिंग करनी है 3 टाइम्स। इनहेल करें, बेली अप। एक्सेल, बेली डाउन। इनहेल, बेली अप। एक्सेल, बेली डाउन। इनहेल, extend your belly, and exhale. Relax completely. Now, अपना ध्यान अपने टो पे ले जाएंगे। इसे स्ट्रेच और रिलैक्स करें। जो भी पार्ट में ले रही हूँ नाम, पूरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हुए अपना ध्यान पूरी तरह से उस पे ले जाएंगे। तो उसको स्ट्रेच और रिलैक्स करें। अपने एंकल को स्ट्रेच और रिलैक्स करें। हील और फुट को स्ट्रेच एंड रिलैक्स करें। पहले राइट लेग के, देन लेफ्ट लेग। स्ट्रेच एंड रिलैक्स। स्ट्रेच योर काफ मसल्स। काफ मसल्स को स्ट्रेच करने के लिए लेग को स्ट्रेच करेंगे, और काफ मसल्स को आपके मेड की तरफ प्रेस करेंगे। प्रेस एंड रिलैक्स। प्रेस योर नी कैप एंड रिलैक्स इट कंप्लीटली। नाउ रिलैक्स योर hip joint, ball joint. Squeeze your buttocks and relax completely. रिलैक्सेशन के बाद एक सुंदर सा मेडिटेशन करेंगे हम। And inhale, take a deep breathe in. Relax your abdominal area, each and every। आपके यूट्रस पे ध्यान ले जा सकते हैं, आपके चेस्ट एंड हार्ट को रिलैक्स करें। रिलैक्स यूर ईच एंड एवरी। ये रिलैक्सेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, अगर आप कंसीव करना चाहते हैं तो भी बहुत बेनिफिशियल है, क्योंकि कंसीव समटाइम्स स्ट्रेस की वजह से भी आप कंसीव नहीं कर पाते। तो आप रेगुलर वे में अगर रिलैक्सेशन कर रहे हो, तो आपका कंसीव भी इजीली होता है। मोस्ट ऑफ टाइम स्ट्रेस ही बैक एंड में कारण होता है, चाहे रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, चाहे फाइनेंशियल स्ट्रेस हो, कोई भी स्ट्रेस वो ही रीजन होता है कि कंसीव नहीं कर पाते। तो कंसीव करने में, स्ट्रेस को दूर करने में ये रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत काम करती है। नाउ इनहेल एंड रिलैक्स योर back, each and every vertebra one by one. Relax it completely from lower back, middle back, and upper back. Relax your shoulder and neck muscles.
Relax your upper arm, elbow, lower arm. Stretch your hands towards your mat and relax it completely. Palm and finger, wrist, completely relax. Now, bring your attention on your head area. Relax your each and every tiny muscles of your eyes. Eyes को ब्लिंकिंग करना है, स्ट्रेच करना है और फिर रिलैक्स करना है. फॉरहेड को स्ट्रेच करें एंड रिलैक्स कर दें. Eyebrow stretch and relax. Give a beautiful smile on your cheeks and relax it completely. Take a deep breath in through your nostril and feel the relaxation with the breath. Now relax your inner mouth cavity, upper jaw, lower jaw, upper teeth, lower teeth, tongue, palate soft and hard. Each and every part of inner mouth cavity. Relax it completely. Relax your chin and relax your back of the head, top of the head. Relax your ears. Now bring your attention on your breathing. Take a deep breath in. Focus on your breath. Focus on your tip of the nostril or your navel or heart where you feel comfortable. जहां भी आपको आरामदायक लगे, जहां भी आपका ध्यान जाता है वहां आप अपने ध्यान को ले जा सकते हैं. ये रिलैक्सेशन के साथ हम नाद की क्रिया को भी जोड़ सकते हैं. रिलैक्स करवाते हुए नादानुसंधान भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा रिलैक्सेशन मिलता है. अब हम राइट साइड में टर्न होते हुए एक बार पूरे हाथों को पीछे ले जाएं, स्ट्रेच करें अपनी बॉडी को, फुल स्ट्रेचिंग करें. सुप्तासन में जो पूरी स्ट्रेचिंग होती है, स्ट्रेच करें, कंप्लीटली स्ट्रेच एंड टर्न टुवर्ड्स लेफ्ट साइड. लेफ्ट साइड में टर्न हो जाएंगे, राइट लेग को फोल्ड करते हुए लगाएंगे लाइक बालासन. जो बच्चे सोते हैं ना वैसी पोजीशन में लेफ्ट साइड टर्न होते हुए राइट साइड को फोल्ड कर दे और लेफ्ट को स्ट्रेच रखेंगे, बालासन की पोजीशन. पूरी तरह से जमीन पे आ जाएं दोनों हाथों के सपोर्ट से. पेट का भाग थोड़ा सा ऊपर रहता है, बाकी आप पूरी तरह से रेस्टिंग पोजीशन में आ जाए. राइट हैंड को अपने चेस्ट के पास रखते हुए विद द सपोर्ट ऑफ राइट हैंड सिटिंग पोजीशन में आ जाएंगे. कभी भी बैक के साथ सीधे उठने की कोशिश मत करो जब भी आप प्रेग्नेंट हो. आपको क्या करना है, मैं पोजीशन बताती हूँ आपको किस तरह से ये पोजीशन लेनी. जैसे आप इस तरह से लेटे हो, आपको क्या करना है, टर्न होना है लेफ्ट साइड, राइट साइड के पाँव को फोल्ड करना है. अब आपका एब्डोमिनल भी पूरी तरह से सेफ है. राइट हैंड आपका तो चेस्ट के पास है और राइट लेग आपका फोल्ड है. ये बालासन की पोजीशन है. इसको मत्स्य क्रीड़ासन भी कहते हैं इन संस्कृत नेम. मत्स्य क्रीड़ासन एंड बालासन नेम. तो इस पोजीशन में आने के बाद आपको उठना है और उस पोजीशन में आप रेस्टिंग मोड में, जब भी आप मेडिटेशन करो, रिलैक्सेशन करो, तो ये पोजीशन बहुत अच्छी होती है एकदम उठने के लिए. ना कीप योर आईज क्लोज. ओम चैंटिंग करेंगे. ओम एक बार ओंकार के साथ फिर हम ओम मेडिटेशन में जाएंगे. या मैं म्यूजिक लगाऊं या अल्पा जी आप लगाएंगे? एकदम वीणा. हमेशा 9 महीने में कोशिश करो कि आप वाद्य यंत्र से जुड़ो. कोई भी वाद्य यंत्र होते हैं ना जो हमारी क्लासिकल म्यूजिक होता है, उसका सूथिंग इफेक्ट बच्चे के ब्रेन पे बहुत अच्छा इफेक्ट होता है. तो बच्चे का ब्रेन डेवलपमेंट में भी उसका बहुत बड़ा रोल है. सूथिंग जो म्यूजिक्स होते हैं तो उनको सुनने की लाइव कॉन्सर्ट होती है कहीं, वहां पे भी आप जा सकते हो. उससे बच्चे को बहुत अच्छा. ज्यादा शोरगुल वाला म्यूजिक कभी बच्चों को पसंद नहीं आता है, तो उस म्यूजिक को अवॉइड करो बहुत ज्यादा. आप म्यूजिक के साथ हल्का डांस भी कर सकते हो. अ, बहुत सारी प्रैक्टिसेस है इस तरह की कि आप अपने आप को रिलैक्स रख सकते हो और आपका मूड एकदम मूड स्विंग जो है ना उसको शांत रख सकते हो अच्छे से. तो आप कोई भी, आपके पास है म्यूजिक या मैं लगाऊं? हाँ आपके मैम आपके पास अगर सूथिंग है तो लगा दीजिए, कोई बात नहीं हाँ क्योंकि ठीक. हाँ मैंने हाँ आपकी चॉइस बताती हूँ. एक बार सब चैंटिंग कर लेंगे. ओंकार की चैंटिंग के साथ हम अपने थर्ड आई सेंटर पे ओम को विजुलाइज करेंगे. ओ.
बिल्कुल शांत होते हुए अपने थर्ड आई सेंटर पे या अपने हृदय तल पे इस ओम के वाइब्रेशन को फील करते हुए ओम को विजुलाइज करें। कि ओम का मेडिटेशन, ओम के साथ आप 20 मिनट तक रुक करके इस ओम को विजुलाइजेशन भी कर सकते हैं, लेकिन आज हम वीणा के साथ बहुत ही सुंदर मेडिटेशन करेंगे। डीप ब्रीथ इन और अपनी श्वासों पे ध्यान दें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास को देखें। गर्भ संवाद भी बहुत अच्छा होता है, अपने बच्चों से बात करना, गर्भ संवाद देखना। बहुत सारी टेक्निक है जिससे आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकते हैं। तो गर्भ संवाद करेंगे लास्ट में मेडिटेशन के बाद। अभी अपनी श्वासों पे ध्यान केंद्रित करेंगे सुंदर म्यूजिक के साथ। हम बहुत ज्यादा लंबा नहीं लेंगे, सिर्फ 5 या 7 मिनट का लेंगे, लेकिन उसका इफेक्ट आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा इफेक्ट आपको महसूस होगा। आप जब भी म्यूजिक मेडिटेशन करो ना, आप फील कर सकते हो उसके वाइब्रेशन को अपने। आवाज आते हैं अल्पा जी? अपने आप को बंद रखते हुए साउंड के साथ जो वीणा है, आप विजुलाइज कर सकते हैं कि आप ही वीणा बजा रहे हैं और इसकी सुंदर मधुर ध्वनि आपके फीटस में एक जागरूकता या अवेयरनेस ला रही है। आप अपने बच्चे की हलन चलन भी इस म्यूजिक के दौरान महसूस कर सकते हो, क्योंकि बच्चा बहुत जागरूक हो जाता है इसको सुनने में। ऐसे तो हर मंथ की राग अलग अलग होती है। मालकॉन्स राग भी प्रेगनेंसी में बहुत ज्यादा फायदेमंद होती है, लेकिन वीणा की मधुर ध्वनि आप 9 महीने तक कंटिन्यूस भी सुन सकते हो, या कोई लोरी सुनाना। अपनी श्वासों को देखते रहे और श्वासों के साथ जुड़ जाए और फील करें आपके बच्चे में भी वो म्यूजिक सुन रहा है जो आप सुन रहे हैं, आपके माध्यम से वो सुन रहा है पूरी तरह से। अपने आप को अपनी श्वासों के साथ जोड़ दें। हर आती हुई श्वास और जाती हुई श्वास पे विजुलाइज करें आप किसी लाइव कॉन्सर्ट में बैठे हैं और वहां वीणा की मधुर ध्वनि, जो शास्त्रीय म्यूजिक चल रहा है, संगीत चल रहा है, उसमें वीणा
ये सुंदर ध्वनि आप सुन रहे हैं। एक अपने अंदर एक असीम आनंद को महसूस करें। आपका रोम रोम उस वीणा की ध्वनि से चंकित हो रहा है। जब वीणा की ध्वनि सुनते हैं तो हमारे सामने वो अक्षरों की, वो स्वरों का एक स्वर चलने लग जाते हैं ऑटोमेटिक। वही चीज हम दृश्य, हमारा बच्चा भी देख सकता है कि स्वर, स्वर का जो ज्ञान होता है, हमारे जो हिंदी स्वर है या संस्कृत के जो स्वर है, ये हमारे अंदर, हमारे बच्चे के अंदर बुद्धिमानी को प्रकट करता है, बुद्धिमान बनाता है। इससे शास्त्रों का ज्ञान होने लगता है, तो उसका ब्रेन बहुत ही अच्छे से डेवलप होता है फ्रेंड्स। बहुत ज्यादा अपने आप को शांत कर दें। अपनी श्वासों पे, अपने टिप ऑफ द नॉस्ट्रिल पे ध्यान ले जाएं, ताकि आप पूरी तरह से शांत और सहज हो जाएं। वीणा की मधुर ध्वनि से जुड़ने के लिए हमारे विचारों को पूरी तरह से निकाल बाहर करें। कोई काम की और कोई विचार नहीं। जब भी आप म्यूजिक सुने, पूरी तरह से उसमें डूब जाएं। हर काम के प्रति जो सरेंडरनेस सीखे, वो हमारे सुनने के, म्यूजिक सुनने में भी होनी चाहिए। तभी वो इफेक्ट हम अपने फीचर्स को दे सकते हैं। जो गर्भ में आपके संतान आ रहे हैं, पूरी तरह से फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली हेल्दी हो। एक संकल्प करें कि मैं एक हेल्दी, मेंटली, फिजिकली एंड स्पिरिचुअली एक हेल्दी संतान को जन्म दे रही हूँ, जो पूरी तरह से स्वस्थ है। यही संकल्प आपका, जब योग निद्रा आप करते हो, इस तरह का संकल्प लेके करते हैं, और फिर से जब योग निद्रा छोड़ते हैं तब भी इस संकल्प को दोहराते हैं फ्रेंड्स। तो आप मेडिटेशन के दौरान भी इस तरह का संकल्प ले सकते हैं। ध्यान करते समय मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रही हूँ। मेरी जो डिलीवरी है वो एकदम नॉर्मल, विजुलाइज करें इसको, नॉर्मल हो रही है। अपनी सांसों से जुड़े, अपने बच्चे को भी ब्लेस होता हुआ देखें इस वीणा की मधुर ध्वनि के साथ। जिस कॉन्सर्ट में बैठे हैं, चारों तरफ प्रकृति का सौंदर्य बिखर रहा है। फ्लावर्स की क्यारियां बह रही चारों तरफ। जो भी सोचना है अच्छा, जो भी विजुलाइज कर सकते हो, हम प्रेगनेंसी के दौरान जो भी अच्छा है वो विजुलाइज कर सकते हैं। ध्यान के दौरान, ये जागृत अवस्था में जितना अच्छा सोचोगे, जितना अच्छा देखोगे, उस सुंदरता का इफेक्ट आपके बच्चे पर भी होने वाला है। वातावरण पूरा फूलों की क्यारियों से भरा हुआ, उसके बीच में टेबल कुर्सी लगे हुए, आप बैठे हो सोफे पे, बहुत ही आरामदायक स्थिति, और आप इस कंसर्ट का फायदा उठा रहे हो, लुत्फ उठा रहे हो। मृदंग, तबला, वीणा,
सबकी सुरीली आवाजें आपको मोह रही है। आपके शरीर के एक एक सेल को ऑक्सीजन मिल रही है। आप जो सांस ले रहे हो आपके फीटस तक पहुंच रही है। उसकी वाइटल कैपेसिटी भी बढ़ रही है। सांसों को देखते देखते आप अपने चक्रास को भी एलिवेट कर सकते हो। जो इनकी सूथिंग इफेक्ट है आपके मूलाधार पे जा रही है, उसको आप एक्टिवेट होता हुआ देखें। जो क्लॉकवाइज घूम रहा है रेड कलर का एनर्जी से भर होता जा रहा है। जो भी हमारे शास्त्रीय म्यूजिक संगीत होते हैं वो सब हमारे शरीर के एक एक अंग को स्ट्रेंथ देते हैं। मेंटली, फिजिकली हम अगर आसन से देते हैं तो मेंटली इन साधनाओं से, इन म्यूजिक से वो स्ट्रांग बनते हैं। धीरे धीरे आपके स्वादिष्टान चक्र पे देखेंगे, जहाँ आपका यूट्रस ओवरीज से भी रिलेटेड होते हैं। आपका जल तत्व पूरे शरीर का बैलेंस हो रहा है। देखें आपका जल तत्व बैलेंस हो रहा है, जैसे लम्स आपके मूलाधार में पृथ्वी तत्व बैलेंस होता है। जो हम अन्न खाते हैं, आहार खाते हैं, उसके बाद हमारा स्वादिष्टान में जल तत्व बैलेंस होता है। ऑरेंज कलर का विजुलाइज करते हुए उसके एक एक उसकी स्ट्रेंथ बढ़ रही है, पूरी तरह से चार्ज हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है। इससे ऊपर हमारा मणिपुर चक्र, जो आप आहार ले रहे हो उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू आपके एक एक सेल में तब पहुंचती है, जब आपके सारे ऑर्गन पूरी तरह से काम करते हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम के ऑर्गन, लीवर है, गॉल ब्लैडर है, पैंक्रियाज है, स्टोमक, स्प्लीन, duodenum, small intestine, large intestine, all are related to your मणिपुर चक्र, सूर्य की तरह एनर्जी देने वाला। अग्नि को, जठराग्नि को प्रदीप्त करने वाला। आप यहाँ सोच सकते हो कि आपकी जठराग्नि प्रदीप्त हो रही। जो भी आप खाना खाते हो वो हर सेल तक उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू पहुंच रही है। पूरी तरह से आप स्वस्थ होते जा रहे हैं। आपका इंसुलिन पूरी तरह से संतुलित है। जो हमारा पेनक्रियास इंसुलिन रिलीज करता है और उसी से हमारा बॉडी का ग्लूकोज मेंटेन होता है। जब भी आपको एनर्जी की जरूरत होती है, ग्लूकोज उस एनर्जी को ग्लूकोज में बॉडी कन्वर्ट करती है और सब सेल्स तक वो पहुंचता है। इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ बनाते हैं। जो आप खा रहे हो उसका आहार का प्रत्येक न्यूट्रिशंस आपके बच्चे तक पहुंच रहा है अम्बिलिकल कोड के माध्यम से। अब अपने हृदय तल पे ध्यान लाए। आपका जो अनाहत चक्र है ग्रीन कलर का, चारों तरफ प्रकृति के वातावरण को महसूस करते हो अपने इस चक्र को एलिवेट होता हुआ देखें। पूरी तरह से एक्टिवली घूम रहा है। आपके अंदर लव, इमोशंस, काइंडनेस,
ग्रेटिट्यूड के भाव को भरने वाला। आपको 9 ही महीने कोशिश करें कि आप लव लव एनर्जी के साथ जुड़े रहें। अपने हृदय तल पे ध्यान दें। जितना आप प्यार से भरे रहेंगे उतना ही आपके बच्चे के अंदर में तो प्रेम का बीज पैदा हो जाएगा। जो बीज बनना होता है बाद में वही फलता फूलता है। अपने हृदय तल पे एक्टिवली उसको घूमता हुआ दिखे। अनाहत चक्र, पोलर एनर्जी सेंटर, वीणा की मधुर संगीत को अपने हृदय तल पे महसूस कर। अब अपना ध्यान अपने गले के मध्य ले जाए, आकाश तक। कोशिश करें मौन ज्यादा रहे, सुने ज्यादा, बोले कम। जो भी बोले प्यार से और प्रेम से और हंसते हुए बात करें। इसका इफेक्ट बच्चों पे पहुंच जाता है और हमारे थायराइड ग्लैंड को भी स्वस्थ बनाता है। कोशिश करें अपने वाक क्षेत्र पर काम करें। वीणा की मधुर झंकार को अपने इस चक्रा पे देखें जिसका कलर आकाश तत्व का है। यहाँ आकाश तत्व है। अनाहत में हमारा वायु तत्व होता है, जठराग्नि में हमारा अग्नि तत्व होता है और गले के मध्य पार्ट में हमारा आकाश तत्व बैलेंस होता है। तो ये पांचों तत्व जो बाहर है वो हमारे अंदर भी बैलेंस कर रहे हैं ऊर्जा को। अपने विशुद्धि चक्र को एक्टिवली घूमता हुआ देखें क्लॉकवाइज। आपका वाक क्षेत्र खुलता हुआ देखें। आपके चेहरे पर एक ब्यूटीफुल स्माइल देखें। जब हम हंसते हुए बात करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारे गालों में लालिमा आ जाती है। कुछ चीज आप ध्यान के दौरान रियलाइज कर सकते हैं जब आप इस चक्रा के ऊपर काम करते हैं। अब अपना ध्यान अपने आईब्रो सेंटर पे ले जाएं, थर्ड आई चक्रा। अंतः चक्षु, अंदर की सारी आंतरिक क्रियाओं को देख सकते हैं। जो भी आप विजुलाइज करते हैं, मैनिफेस्ट होता हुआ देखते हैं, वो सब आपके साथ होने लग जाता है। जो अब आपने संकल्प लिया था उसे मैनिफेस्ट होता हुआ देखें अपने अंदर। आप एक स्ट्रॉन्ग वुमेन है, एक शक्तिशाली औरत है जो एक शक्तिशाली और स्ट्रॉन्ग चाइल्ड को जन्म दे रहा है, जो फिजिकली और मेंटली दोनों तरह से फिट है। आप एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रहे हैं। इस तरह का विजुलाइजेशन करें। मैं एक सुंदर और शक्तिशाली स्त्री हूँ और एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रही हूँ। आप यहाँ मैनिफेस्ट होता हुआ देख सकते हैं अपने इस जिस चीज को आप देख रहे हैं कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो रही है। आप पूरी तरह से एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रहे हैं। सभी पूरे परिवार उसको देख करके खुश है, प्रसन्न है। अपने पास में, अपने हृदय के पास अपने बच्चे को महसूस करें। हृदय से लगाते ही वो आपकी श्वासें सुनकर रोने लगा है, क्योंकि उससे सिर्फ 9 महीने में आपकी श्वासों की आवाज मालूम होती है। पर जैसे ही आप उसको अपने हृदय के पास ले जाते हो वो आपको पहचान जाता है। उसकी इनर आईज इतनी पावरफुल होती है। जो आप लोरी उसे सुनाते हो वो गाते ही वो सो जाएगा बाद में भी। वो अपने आप को सेफ महसूस करता है जब वो आपके पास आपको महसूस करता है। और
जब बच्चा पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करता है तो अच्छे से उसको नींद भी आती। विजुलाइज कर, सारे परिवार वाले खुशियां मना रहे हैं, बैलून फूट रहे हैं, और आप एक स्वस्थ बच्चे को नॉर्मल डिलीवरी के साथ, हल्के पेन के साथ जन्म देते हुए घर में प्रवेश कर रहे हो। धीरे धीरे इस खुशियों को अपने अंदर आत्मसात करते हुए अपनी श्वासों पे आ जाए। अपनी श्वासों के साथ, मधुर म्यूजिक के साथ अपने शरीर को महसूस करें। अपने पाँव की उंगलियों को महसूस करें। अपने हाथों की उंगलियों को महसूस करेंगे। धीरे धीरे अपने हृदय तल पे ध्यान लाते हुए अपने बच्चे से भी आप अपना ध्यान अपने हृदय तल पे लाएं। एक लव फ्रिक्वेंसी अपने बच्चे की तरफ भेजे। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, करता हूँ। जब भी तुम बाहर आओगे मैं तुम्हारा पूरे अच्छे से तरह से वेलकमिंग करूंगी। अपने एब्डोमिनल पे ध्यान ले जाए। अपने दोनों हाथों को अपने एब्डोमिनल पे लगाए और बच्चे से बात करें। इसे गर्भ संवाद भी कहते हैं। जो भी आपके मन में है वो आप अपने मन में भी बोल सकते हैं और सुनाते हुए भी बोल सकते हैं। ज्यादा असर हमेशा जब हम बोलते हैं उसको वो सुनाई देता है। तो जो भी गर्भ संवाद करो बोल करके करो। अपने बच्चे से बात करो। आफ्टर मेडिटेशन भी बात करो। डेली दिन भर में एक बार गर्भ संवाद जरूर करो। तुम स्वस्थ हो, आई लव यू बेटा, मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ या करता हूँ। तो परिचय कराओ अपने पिता का, अपने माता पिता का, अपने घर के मेंबर्स का, ये वो है ये वो। इस तरह से वो बहुत ज्यादा नॉलेजेबल पहले से ही हो जाएगा। अगर आप संवाद करेंगे वे तुम्हारा बहुत ही आतुरता से प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम जब भी बाहर आओ तुम्हारा बहुत अच्छे से वेलकम होगा। इस घर में तुम यूनिवर्स की दी हुई एक गिफ्ट हो, पूरी तरह से हमारे लिए एक उपहार। इस तरह जो भी आपके मन की फीलिंग्स हो, भावनाएं हो, उसके साथ आप बात कर सकते हो। धीरे धीरे अपने श्वासों से कनेक्ट होते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी आंखों पे रखें और धीरे धीरे अपने हाथों की हथेली में अपनी आंखों को खुले मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ धीरे धीरे ध्यान से बाहर आ जाए। फ्रेंड्स, मैंने एक कोशिश की है कि आपको कुछ सब तरह का नॉलेज थोड़ा थोड़ा एक ही मेडिटेशन में डालने की कोशिश की। बाकी हम इसको अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं। कृष्णा कॉन्शियसनेस के साथ आप जुड़ सकते हो। कृष्णा के साथ आप बात करते हुए विजुलाइज कर सकते हो कि गार्डन में रास लीला हो रही है। इस तरह के अच्छे अच्छे विजुलाइजेशन के साथ आप मेडिटेशन कर सकते हो। राधा और कृष्ण बैठे हैं, फूलों का श्रृंगार हो रहा है और आप उनसे बात कर रहे हो, मतलब उनको देख रहे हो। कृष्णा आपको देख रहे हैं, आपके अंदर के बच्चे के साथ बात कर रहे हैं। तो इस तरह के आप बहुत सारी चीजें आप कर सकते हो प्रेगनेंसी के दौरान। मैं भी ये ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह से करवाती हूँ, अहमदाबाद में हूँ। अगर आप मेरे से कनेक्ट होना चाहे तो भी कनेक्ट हो सकते हैं। मेरे नंबर भी आपको मिल जाएंगे आयुष के माध्यम से, और यहाँ पूजा मैम से भी मिल सकते हैं। तो इस तरह से आप अपने आप को पूरी तरह से, हाँ बोलिए राजेंद्र जी।
अनम्यूट कर देना आज। हाँ हाँ, हम लोग कीजिए। डीप डिवाइन ग्रेटिट्यूड मैम, डीप डिवाइन ग्रेटिट्यूड, इतना वंडरफुल आपने करवाया। सच में दिल से आभार मैम। इतना ज्यादा, जब आपने ये मेडिटेशन कराया तो ऐसे फील हो रहा था कि शरीर का एक एक रोम रिलैक्स हो रहा है, मतलब एक एक कण रिलैक्स होता जा रहा था। और जो आप शब्द बोल रहे थे वही अंदर से भी आ रहे थे और विजुलाइज भी हो रहे थे। इतना अच्छा था मैम, डेली यही मेडिटेशन किया करेंगे एक बार तो। यस और बहुत जरूर। ही अच्छा लगा मैम, इतने डेफिनेटली, इतने अगर चार्ज और भी क्यों कोई कराया। सब तैयार होंगे ना तो मैं एक दो बार और भी आ जाऊंगी। कृष्णा कॉन्शियसनेस से कैसे हम जुड़ते हैं, हम वैसा भी कर सकते हैं मेडिटेशन। तो एक दो जरूर बार और आएंगे हम मैम। कोशिश करेंगे, अभी टाइम है तो दो तीन क्लास और हम ले लेंगे ऐसे मेडिटेशन की। तब हम करेंगे आपके साथ, करवाएंगे आप लोग। थैंक यू और भी मैम, किसी को थैंक यू कुछ सो मच। कहना है? थैंक यू वेरी मच राजेंद्र जी। क्योंकि आपने क्या ये पूरी तरह से किया मेरे साथ, थ्रू आउट मैं देख रही हूँ आपने वो एक्सरसाइज भी की। तो जब हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना और उसके बाद हम जब ध्यान में जाते हैं तो बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, हम एकदम से अपने आप को रिलैक्स महसूस करते हैं। बिना एक्सरसाइज के आप एकदम जैसे बैठते हो तो जो हम मोनोटोनसली हमेशा करते हैं ध्यान, वो एक अलग बात है। लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आप कुछ एक्सरसाइज, प्राणायाम, फिर रिलैक्सेशन और उसके बाद आप मेडिटेशन करोगे तो इट्स गिव योर ऑसम इफेक्ट। मतलब बच्चे पे भी इसका बहुत इफेक्ट अच्छा जाएगा और साथ में आपको भी बहुत रिलैक्स महसूस होगा। तो फ्रेंड्स, और कोई कुछ कहना चाहता है या? आपका नाम मैम, एक है वंदना जी बता रहे थे शवासन उनसे नहीं होता, उनका 8 मंथ स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उनसे शवासन नहीं होता है ऐसा? हाँ तो शवासन में आप कुशन के माध्यम से कर सकते हो, है ना। शवासन में ये 8 मंथ थोड़ा क्रूशियल होता है। 8 और 9th मंथ में हमें थोड़ा कुशनिंग इफेक्ट लेना चाहिए। हमारे जैसे बैक के नीचे कुशन लगा दिया और सो गए, जैसे मैंने बोल का बताया था ना कि हम कैसे उसको रिलैक्स कर सकते हैं। ऐसे बोल के माध्यम से आप अपने कमर को रिलैक्स कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कुशन लगा सकते हो अपने बैक के नीचे और उससे भी आप मतलब अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स कर सकते हो। और वैसे हमेशा कहते हैं कि थर्ड ट्राइमेस्टर जो होता है हमारा, थर्ड ट्राइमेस्टर में हमें साइड मूवमेंट के साथ सोना चाहिए, एकदम शवासन में भी नहीं लेटना चाहिए, क्योंकि उस समय आपके बैक को कर्व आ जाता है। तो अगर आप लेटो तो भी नीचे पीलो या कुशन लगा के लेटो तो ज्यादा अच्छे से आप लेट पाओगे। और या फिर साइड शवासन करना चाहिए, लेफ्ट या राइट आपको बॉडी के ऊपर आपको रहना चाहिए। कोशिश ज्यादातर वही होती है 8 और 9th मंथ में। तो इस तरह से आप कर सकते हो। और कोई क्वेश्चन है तो हम और बता फ्रेंड्स, सकते हैं। किसी का कुछ हो क्वेश्चन या एक्सपीरियंस है तो हैंड रेज करें प्लीज। मैं एक योगा सेंटर भी चलाती हूँ जिसमें मैंने गर्भ संस्कार किया हुआ है ना। तो मैं कंसीव कराने में भी किसी को प्रॉब्लम हो रही थी वो भी मैं करवाती हूँ, मतलब कोशिश करती हूँ। फिर देखो ईश्वर का है ये सब कुछ, लेकिन हम हमारी जो प्रैक्टिस है योगा की वो हम करते हैं साथ में। मेनली क्या होता है, स्ट्रेस ही मेन कारण होता है, चाहे रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, चाहे आपका बॉडी का स्ट्रेस हो, या कोई डिजीज से रिलेटेड स्ट्रेस हो, तो वो ही आपको कंसीव करने में थोड़ी प्रॉब्लम पैदा करता है। तो जब हम रिलैक्सेशन टेक्निक या एक्सरसाइज और ये करते हैं ना, ब्रीदिंग टेक्निक, उससे हमारा रिलैक्सेशन हो जाता है बॉडी का और फिर कंसीव करने में इजी हो जाती है। तो मेरे यहाँ हुआ भी है एक, मेरा यूट्यूब चैनल है जैसे अलका मुंदड़ा के नाम से, होलिस्टिक हीलिंग मेडिटेशन ग्रुप के नाम से। तो उसमें मैंने एक पोस्ट भी डाली मेरे एक स्टूडेंट की, जिसमें उसको 5 साल से कंसीव नहीं हो रहा था और फिर वो बाद में उसने इजीली कंसीव किया 3 मंथ्स मेरे से जुड़ने के बाद। तो नंबर मांग रहे, तो मैं अपना नंबर दे सकती हूँ, चैट में मैं लिख देती हूँ अपना नंबर। अलका मुंदड़ा के नाम से आप सेव कर सकते हैं। आपको राजेंद्र जी कुछ पूछना था, आपने हैंड रेस किया था। राजेंद्र जी को हाँ, अनम्यूट कर। अगर मैं हैंड रेज की तो आपको अनम्यूट करती हूँ।
ओके। हाँ, अनम्यूट कीजिए। हाँ जी मैम, मैं मेरा ना 5 बारी मिसकैरेज हो चुका है, कंसीव हो जाता है, लेकिन वो पता नहीं फाइब्रॉइड है एक, उसकी वजह से मिसकैरेज होता है, जहाँ कोई और इशू है वो मेडिकल में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन डॉक्टर को भी फाइब्रोड आ समझ रहा है नहीं क्या आता। मेडिकल लेकिन में? फाइब्रोड आ रहा है क्या हाँ जी, मेडिकल? हाँ जी, हाँ जी, है, अच्छा। छोटा सा है। ओके, और यूट्रस में है फाइब्रोड? हाँ जी, ओके। हाँ जी। और कंसीव हो जाता है, लेकिन मैम 3rd मंथ में जाके मिसकैरेज हो जाता है, लेकिन जब ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है, जब स्कैनिंग होती है 3rd मंथ या 4th मंथ में, तो वो डॉक्टर बोलते हैं कि आपका प्रीमेच्योर मिसकैरेज हो गया है, तो फिर डीएनसी करते हैं। तो ऐसे ऐसे मुझे 5 बार हो चुका है मैम। आप कब से जुड़े हो मेडिटेशन से? मैम मेडिटेशन से जब तक मेरे 4 केस खराब हो चुके थे 2018 तक, तो मैं 2020 से जुड़ी हूँ मेडिटेशन से मैं। और उसके बाद भी मिसकैरेज हुआ आपका मेडिटेशन से हाँ जुड़ने जी, के बाद? अभी इसी, हाँ जी, अभी इसी जून में हुआ है वो। और मैं मार्च में हुई थी प्रेग्नेंट मैम, इसी और साल। आपका वर्क क्या रहता है? ये सब मतलब थोड़ा इस पे पूरा आपको स्टडी मेरे को भी करनी पड़ेगी। मतलब आपका वर्क क्या रहता है, दिन भर क्या काम करते हो आप? घर का ही काम है मैम। इस बार तो मुझे लगा कि जैसे मैंने आपको सुना, अभी आपकी सारी बातें सुनी, तो मुझे लगा कि मुझे वो 3 मंथ पहले बहुत ज्यादा रेस्ट करना चाहिए था, जो मैंने शायद फर्स्ट थ्री किया मंथ नहीं घर आपको पे। बहुत रेस्ट करना चाहिए। फर्स्ट 3 मंथ कंसीव करते हैं ना, तब क्रूशियल होता है। उस हम्म, समय बच्चे को, जैसे हम प्लांट को लगा रहे हैं तो तीन छोटा होता है बच्चा, हम्म, तब हम कितना ध्यान रखते हैं उसका, है ना? पानी ज्यादा नहीं देना, उसको बहुत ज्यादा मतलब खोदा खोदी भी नहीं करना। अगर आप सीड डाला और उसको खोदना शुरू कर दिया तो बीज लगेगा ही नहीं ना। तो वैसे ही हमारे अंदर जो एक पनप रहा है, एक जीव पनप रहा है, तो उसको थोड़ा रेस्ट उस समय बहुत उसको प्रिकॉशन रखने की जरूरत है कि हम फर्स्ट 3 मंथ अवेयर है, बहुत ज्यादा हाई एक्सरसाइज नहीं करनी है। अगर आपको मिसकैरेज हो रहा है तो मैं तो कहूंगी सिर्फ सूक्ष्म व्यायाम और प्राणायाम करो, वो भी अल्टरनेट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग ओनली, नाड़ी शोधन प्राणायाम और ध्यान। बस यही करो। आप ओंकार चैंटिंग कर सकते हो, रिलैक्सेशन टेक्निक कर सकते हो, ये फायदेमंद है। भ्रामरी प्राणायाम फायदेमंद है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाएगा और सब आपके साथ के लिए बहुत अच्छा होगा, ये बेनिफिशियल होगा। बाकी और कुछ भी 3 महीने तक बहुत ज्यादा वजन उठाना ये भी मत करो। बहुत प्रिकॉशन रखने की जरूरत है इसमें। तो कोशिश करो आप किसी से जुड़े रहो, कोई हम्म, अच्छा ट्रेनर हो, या उससे तो आप डेली आप कन्वर्सेशन कर सकते हो, मुझे ये हो रहा है, तो वो कुछ समाधान भी बताते हैं आप, है ना? तो इस तरह से आप कर सकते हो। जरूर मैम, थैंक यू आई मैम, मुझे होप बहुत इस बार सारी आपका बातें। अच्छे से हाँ हो जी। जाए। बेस्ट ऑफ लक। और मन में ये एक बार भी मत लाना कि मेरा हर बार हो जाता है मिसकैरेज। अब आपने अगर कंसीव कर लिया है तो आपका माइंडली आप इतना मेकअप हो जाओ कि डेली आप ये अफर्मेशन दो कि मैं एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे रही हूँ, और विजुलाइज करो, मैनिफेस्ट होता हुआ देखो कि आप उस बच्चे को लेके घर में प्रवेश कर रहे हो, और आपके हाथ में बच्चा है, आपके हस्बैंड ने आपका हाथ पकड़ा हुआ है, और घर वाले सब बधाइयां ले रहे हैं, दीपक से आरती उतार रहे हैं। अगर इस तरह का मैनिफेस्टेशन करोगे ना तो 100% आप का मिसकैरेज नहीं होगा। डेली ये भाव हमेशा रखो अपने साथ। आई ठीक है थिंक। मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू फ्रेंड्स। ओके। थैंक यू अल्पा जी। ओके, थैंक यू बहुत सो मच अलका जी। बहुत सुंदर सेशन रहा आज का। और आपने बहुत मेडिटेशन तो एक इतना अमेजिंग था। और आशा है कि सभी को आज बहुत ही मजा आया होगा योगा सीखने में और मेडिटेशन में भी। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी आज मिस किया था यूट्यूब पे जाके अवश्य इसको देखे वापस। बहुत सुंदर है आज का सेशन। थैंक यू सो मच अलका थैंक यू जी। अल्पा जी। थैंक यू। थैंक यू पीएमसी गुजरात, मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए कि मैं आप लोगों को अपना कुछ जो मैंने पढ़ा है वो बता सकूं। क्योंकि ये भी बहुत जरूरी है कि हम जब अपने आप को शेयर करते हैं तो हमारा नॉलेज भी और बढ़ता है। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप लोगों ने मुझे पेशेंसली सुना और मेरे साथ किया भी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। और फ्रेंड्स, आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए इतनी प्यारी यात्रा में। तो आज के लिए हम विदा लेंगे, कल फिर जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप सभी को मेरा दिल से आत्मवंदन। आपका दिन सुखमय हो, इसी कामना के साथ विदा लेंगे। धन्यवाद फ्रेंड्स। थैंक यू। आत्मवंदन।